मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। ईबीसीएल के अंदर अब हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का क्या नाम है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? FCRA। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। अरे वाह, क्या बात है। अब ये भी पढ़ जाओ। पढ़ लिया? चलिए अब सुनो जरा ध्यान से, बातचीत बंद और ध्यान से सुनते रहेंगे, ठीक है? सबसे पहले इस एक्ट में मैं कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलूं तो इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। जानते हैं गृह मंत्रालय? गृह मंत्रालय जो है अगर देखा जाए तो इंडिया में है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, ये सब टॉप मिनिस्ट्री है। और देखा जाए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी ऊपर होम मिनिस्ट्री होता है ना? तो फाइनेंस है, होम है, डिफेंस है ना, ये सब टॉप मिनिस्ट्रीज हैं। उसमें से देखा जाए तो होम मिनिस्ट्री सबसे ऊपर माना जाता है। जनरली जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो ज्यादातर गृह मंत्री होते हैं, है ना? मतलब समझ लो गृह मंत्री की लगभग ताकत किसकी तरह होती है? डेप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरह ही होती है ना? एक समय में जब बीजेपी की सरकार होती थी बहुत पहले, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे प्राइम मिनिस्टर और लाल कृष्ण आडवाणी थे डेप्टी प्राइम मिनिस्टर, और लाल कृष्ण आडवाणी थे गृह मंत्री। तो मतलब गृह मंत्री देखा जाए तो टॉप मिनिस्ट्री है ना, और सबसे बड़ा मिनिस्ट्री है। अब उसी से जुड़ा हुआ ये लॉ है, तो इसको एकदम आराम से धीरे धीरे समझेंगे। छोटा चैप्टर है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अब सुनो, सबसे पहले इस एक्ट के नाम को ही पकड़ लेते हैं, ठीक है? इस एक्ट का क्या नाम है बताओ? आसान है। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करना। फॉरेन कंट्रीब्यूशन को क्या करना? रेगुलेट करना। और ये लॉ कब पास हुआ? 2010 में। तो जल्दी से एक बार शॉर्ट फॉर्म में इसका ऑब्जेक्टिव बताओ, और डायरेक्ट टू होम D2H वाले बच्चे लिख के बताओ कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ FCRA? टू रेगुलेट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। लेकिन थोड़ा हम ज्यादा पढ़ेंगे ना अभी, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के साथ साथ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी भी आता है। क्या आता है? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी भी आता है। तो दो चीजों पे जनरली ये लॉ है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, ठीक है जी? अब हम समझेंगे कि ये सब क्या है ना? चलो अब ध्यान से सुनो। इस चैप्टर का मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव एक चार्ट में बता दूंगा, उसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ बचेगा थ्योरेटिकल चीजें। कॉन्सेप्ट तो एक ही चार्ट से क्लियर हो जाएगा। अब समझिए, पहले इसको एक बार तुम जोर जोर से पढ़ो। ठीक है? इसको अगर तुम पढ़े होगे तो ये बता रहा है कि काफी कंसर्न रहता है इस मामले में कि फॉरेन एजेंसीज कुछ फंड दे देते हैं, और वो जो फंड है वो हमारे लिए कभी कभी काल बन जाता है, हमारे लिए बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है। अब वो दुश्मन कैसे बनता है, क्या बनता है, तो वही अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं कि वो सारी चीजें हमारे लिए बुरी क्यों होती हैं। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले वर्ड क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो एक ऐसा कंट्रीब्यूशन जो आया है फॉरेन से। तो जो फॉरेनर्स होते हैं, फॉरेनर्स मतलब इंडिया के बाहर के लोग, इंडिया के बाहर के लोग, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज, तो चलो वो हमारे लिए बुरा नहीं सोचेंगे। वो अगर हमें पैसा देते हैं, चीज देते हैं, हेल्प करते हैं, तो वो हमारे भले के लिए होगा। लेकिन बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज ऐसे हैं जो हमारे लिए दुश्मन है कि नहीं? पहले बताओ। अच्छा, दुश्मन बहुत बार वो खुल के नहीं होते हैं, अंदर अंदर से होते हैं। देखिए, तो नॉर्मल है, नेचुरल है कि कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि दूसरा देश उससे आगे बढ़े। आज मान लीजिए रसिया इंडिया का दोस्त है,
पर रसिया की सरकार हमारी दोस्त है, पर रसिया के अंदर भी कुछ ऐसे एजेंसीज हो सकते हैं जो नहीं चाहते हो कि इंडिया रसिया जैसा बन जाए। रसिया तभी तक हमारा दोस्त है जब तक हम रसिया से छोटे हैं, और जिस दिन रसिया के बराबर हो जाएंगे उस दिन मामला बिगड़ सकता है कि नहीं बिगड़ सकता, पहले बताइए। तो देखा जाए तो फॉरेन कंट्रीज में आप सारी कंट्री का नाम ले लो कि सारे कंट्री से जो पैसा आ रहा है, उन पैसा जो आ रहा है, चीज आ रहा है, सामान आ रहा है, फैसिलिटीज आ रही हैं, उन सारे फैसिलिटीज के पीछे इंटेंशन बोनाफाइड भी हो सकता है और मैलाफाइड भी हो सकता है। अब इंटेंशन बोनाफाइड है कि मैलाफाइड है वो तो तब पता चलेगा जब उन सारे कॉन्ट्रीब्यूशन को हम ट्रैक करेंगे। लेकिन अगर हमने ट्रैक नहीं किया तो वो सारा का सारा बाहर का पैसा, बाहर का चीज, बाहर का सामान, बाहर की फैसिलिटीज के थ्रू हमारे देश को खरीदने की कोशिश हो सकती है, हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश हो सकती है कि नहीं हो सकती, पहले बताइए आप। अभी देखिए, जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि यहां जितने आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी का भी पेट है, पेट चलेगा तभी ना आतंक फैलाएगा। पेट चलाने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए। तो इसका मतलब बताइए, आतंकवादी ज्यादा डेंजरस है या आतंकवादी को जो लोग पैसा दे रहे वो ज्यादा डेंजरस है? अब आतंकवादी दो तरीके के हैं भाई, एक तो जो दूसरे देश से आते हैं और कुछ लोग यहां के होते हैं और यहां के खिलाफ होते हैं, वो भी तो आतंकवादी जैसे ही हो गए कि नहीं हो गए, पहले बताइए। हाँ, ये पक्का है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने ही लोगों को पैसा अपने खिलाफ करने के लिए नहीं देगा, लेकिन बाहर का देश वाला तो देगा कि नहीं देगा, पहले बताइए। आज पाकिस्तान ही है, मान लो फॉर एग्जांपल, क्या पाकिस्तान ने अपने नाम से कभी वॉर छेड़ा है? एक दो बार छेड़ा है और वो हार गया। ये बार ना 2-4 बार हुआ होगा इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई, और सब बार वो हारता ही रहा है, ऐसा ही ना। तो जब उसे लगा कि हम अपने नाम से तो नहीं लड़ सकते, तो वो फिर फंडिंग करने लगा। क्या करने लगा? फंडिंग। किसको? आतंकवादी को। ये हो रहा ना टेरर फंडिंग जिसको बोलते हैं। अब टेरर फंडिंग करके जो ऑब्जेक्टिव वो अपने नाम से, अपने हाथ से अचीव नहीं कर सकता है, वही ऑब्जेक्टिव वो अचीव करता है कि नहीं करता है आतंकवादियों के थ्रू। आज पाकिस्तान का क्या ऑब्जेक्टिव होगा हमारे देश को लेके? कि हमारा देश शांत न रहे, हमेशा बुरी चीजों में उलझा हुआ रहे। तो उधर बम फोड़ दो, इधर बम फोड़ दो, इधर लोगों को वो नार्कोटिक्स दे दो। नार्कोटिक्स समझते ना? ड्रग्स। जो भारत का यूथ है, अब यूथ ही किसी भी कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उस यूथ को ही नशे में डाल दो। उसका यूथ जहां नशे में आया, पर यूथ कुछ करेगा ही नहीं, पे बैठा रहेगा, देश का विकास नहीं होगा। समझ रहे हैं? लेकिन एक बात बताइए, वो जो नार्कोटिक्स से जुड़ी हुई, ड्रग्स से जुड़ी हुई चीजें आती हैं, उसमें भी तो पैसा खर्च होता होगा। तो भारत के बाहर से जो पैसा आ रहा है, सामान आ रहा है, चीजें आ रही हैं, फैसिलिटीज आ रही हैं, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को बोलते हैं फैसिलिटी, जो फैसिलिटीज आ रही हैं, उन सब के ऊपर इस एक्ट को क्या करना है? नजर रखना है। और नजर रख के इंटेंशन चेक करते रहना है। इफ द इंटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन इज बोनाफाइड, तो उसके इसमें कोई बात नहीं है, ये मंत्रालय इस एक्ट के अंदर उसको हरी झंडी दे देगा, भारत में वो चीज आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर इंटेंशन थोड़ा नेगेटिव है, तो उसको भारत में आने से रोका जाएगा। और आजकल लोग बहुत समझदार हो गए, दूसरे देश वाले सब भी। आजकल लोग क्या करते हैं, सीधा पैसा नहीं भेजते हैं। सरकार को पैसा थोड़ी देगा आतंकवाद फैलाने के लिए, यहां के लोगों को देता है। अच्छा, लोगों में तुम्हें लगता है रिक्शा वाले को देगा पैसा? जैसे रिक्शा वाला है, उसको दे दिया 500 करोड़, रिक्शा वाला तो अपना ही लेके बैठ जाएगा। वो जो रसूखदार लोग होते हैं, हेवी वेट्स होते हैं, समझते हैं? हेवी वेट्स, हेवी वेट्स का मतलब बताओ तो समाज में, आज भारतीय समाज में कौन लोग हेवी वेट्स माने जाते हैं? यहां के MP, MLA, मिनिस्टर्स, जज, मीडिया से जुड़े हुए लोग, क्या ये सारे के सारे लोग हेवी वेट्स हैं? तो बोलो। अभी जो हेवी वेट्स लोग हैं, इनको ही पैसा दे देता है, और पैसा देके उनको अपने फेवर में कर लेता है। अपने फेवर में किया, ये सारे के सारे लोग उन्हीं के फेवर में पॉलिसी बना देंगे, देश तो बिक ही जाएगा। आज मान लो फॉर एग्जाम्पल, चाइना मुझे, खैर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा लेकिन एग्जाम्पल ले रहा हूं, चाइना मुझे मान लीजिए 1000 करोड़ रुपया दे दे। अरे हम लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, पूरा खानदान भी जोड़ लेंगे तो 1000 करोड़ नहीं निकलेगा। और वो मुझे सिर्फ 1000 करोड़ दे दे, अब सिर्फ ये बोले कि क्लास में आप चाइना के फेवर में बोलो, बस, है ना? क्लास में बच्चे बैठते हैं, यूथ हैं, इनको आप दिमाग, इसका क्या कहते हैं, माइंड वॉश, क्या कहते हैं, ब्रेन वॉश करो। और किसके फेवर में करो? चाइना के। अब मुझे 1000 करोड़ रुपया दे दिया, मैं तो शुरू हो जाऊंगा। एक आदमी को दिया, और मान लीजिए ये आदमी 6 महीने में 1000 स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो 1000 को तो उसके फेवर में कर दिया। नहीं समझ में आया लोग? तो मैं तो एक छोटा मोटा टीचर हूं, तो मेरा ये हाल है।
लेकिन एमपी एमएलए जो कानून बनाते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनको अगर पैसा पहुंचा दिया जाए, अब वो चाइना के फेवर में लॉ बना दें, तो देश को बिकने में टाइम लगेगा। पहले बताओ ना तुम, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूं? पहले इस लॉ के ग्रेविटी को समझो। जो लॉ पढ़ने जा रहे हो तुम, ये लॉ नेशनल इंटरेस्ट में है, देश को बचाने के लिए है। और गृह मंत्रालय जनरली उन्हीं लॉ को देखता है ना जिस देश से, जिस लॉ मतलब जिस मामलों में देश को खतरा बने। अरे गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री का क्या मतलब है? ऐसे कानूनों को देखना, ऐसी चीजों को देखना जिन कानूनों के अंदर ऐसा काम हो रहा है, ऐसा इलीगल काम हो रहा है जो पूरे देश के लिए खतरा बन रहा है। तो देश का मतलब हमारा अपना घर का मतलब गृह मंत्रालय। समझ में आया कि नहीं? पहले बताइए। तो याद रखिएगा, ये जो एग्जैक्टली लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं इस लॉ के थ्रू टेरर फंडिंग रुकेगा। टेरर फंडिंग चलो हो सकता है पाकिस्तान से आ रहा हो और छोटे मोटे और कुछ कंट्री से आ रहा हो, लेकिन टेरर फंडिंग के अलावा भी बहुत सारी फंडिंग है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। मैंने बोला कि मुझे 1000 करोड़ दे दिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन था। उल्टा एक और चीज है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। सुनिए, जैसे चाइना ने मुझे बोल दिया कि सीएस नीतीश कुमार जायसवाल के बारे में पता लगवाएगा, लक्ष्मीनगर में हैवी वेट है ना, ये एक साल में मतलब 1000 1500 बच्चे को पढ़ा देता है, और 10 साल से पढ़ा रहा, 20 साल 50 साल और पढ़ाएगा, मालूम चला है 2-4 लाख लोगों को तो मेरे फेवर में खरीद देगा। नहीं समझे आप? आप सुनिए, आप वो हो सकता है पैसा देगा, तो हो सकता है फेमा के अंदर फंस जाए, एयरपोर्ट पे पैसा पकड़ा जाए, ये सब होता है ना। तो कहा कैसे दूं, कैसे पैसा दूं? तो मालूम चला, कहा मुझे ना ईमेल कर दिया कि साहब आपके बारे में पता चला बहुत अच्छे हैं, और आपके बारे में थोड़ा पता चला कि थोड़ा सा आपकी सोच चाइना की तरह है। पहले तो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जिनकी सोच थोड़ा चाइना के फेवर में हो। इंडिया में बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जो चाइना के फेवर में बात करते हुए नजर आएंगे, है ना। तब ना छापा पड़ता है इन लोगों पे, तुम्हें मालूम ही नहीं है। सुना होगा इन लोगों पे छापा पड़ता है, इनको अर्बन नक्सलाइट कहा जाता है बहुत बार। बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, डीयू के प्रोफेसर कितने बार पकड़ाए हैं और कितने बार जेल गए। सुना है पहले आपने? जेएनयू का नाम सुना होगा, डीयू का नाम सुना होगा। बताइए, टॉप यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर होते हैं वो लोग पकड़ाते हैं, कितनी फिल्मों में भी दिखाया गया। तो उनको इसका मतलब कहीं ना कहीं से कोई आदमी बिना नफा के, बिना फायदे के कुछ मुंह से बोलने से रहा, कहीं ना कहीं उसको पैसा उधर से मिल रहा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पहले बताइए आप। तो अब इसमें क्या, जिसे मालूम चला उसको मालूम चला नीतीश कुमार जायसवाल थोड़ा सा एंटी नेशनल जैसा थोड़ा है, मतलब भारत के खिलाफ है थोड़ा सा, तो ये मेरे फेवर में आ जाएगा, है ना। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मेरे फेवर में आ जाएगा। तो पैसा तो नहीं पहुंचा पा रहा है, तो क्या किया, एक ईमेल कर दिया। ईमेल लिख दिया, साहब आप जब चाइना आना चाहे, चाइना आने का सारा खर्चा हमारा, चाइना से जाने का सारा खर्चा हमारा, मतलब फ्री एयर ट्रेवल। उसके बाद साहब यहाँ रहिए, टॉप चाइना का जो सबसे बड़ा होटल है 5 स्टार होटल, उसमें आपको रखेंगे, 1 रुपया खर्च नहीं होना है। खाना पीना ये वो जितनी चीजें आपके लिए जरूरी हो, जितनी चीजों का शौक हो आपको, सारा शौक पूरा करेंगे आपका। पूरा चाइना घुमाएंगे आपको, आपके परिवार वाले को घुमाएंगे, है ना। अब बताओ, इस सब का लालच मुझे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे किसी को भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूं, कुछ लोग सपना देखे जा रहा बैठ के। आप बताइए, आज जब वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी दे दिया। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है? क्या होता है हॉस्पिटैलिटी का मतलब? फैसिलिटी, मान सम्मान। जो ये होटल्स होते हैं वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के होते हैं। आदर सत्कार कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं? आदर सत्कार। इतना आदर, इतना सत्कार कर दिया मेरा कि मेरा दिमाग घूम गया, मैं उसके फेवर में हो गया। अब क्लास में डेली आ रहा हूं, सबको बोला चाइनीज फोन कर दो, चलो फेयरवेल पे चाइना। अब बताइए मामला बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? अरे हमारे जैसे लोग, मैं छोटा सा, इस कंट्री में बहुत छोटा सा यूनिट हूं, ऐसे कितने हैवी वेट्स हैं दुनिया में, भारत में। जज है, जज को पैसा खिला दिया, जज को फैसिलिटी दे दिया, चाइना के फेवर में डिसीजन दे दिया। जो फेमा के अंदर ऑफिसर्स हैं उसको पैसा खिला दिया, वो लोग चाइना के फेवर में, चाइना का जो भी सामान आ रहा है देख ही नहीं रहा उसको, घटिया घटिया सामान आ रहा है, मालूम चला ऐसा सामान आ रहा है जिसको कंज्यूम करने पर लोग मर रहे हैं। सुना होगा चाइना से सब स्टैंडर्ड सामान भी बहुत बार आ जाता है। एक समय में हल्ला फैला था कि चाइना से खिलौने ऐसे आ रहे हैं कि बच्चा खेल रहा है, जहर फैल रहा है बच्चों में। सुना है कि नहीं सुना है? पहले बताओ आप। तो ये एक्चुअली टारगेट किसको करते हैं? ये सारे के सारे लोग जो हैवी वेट्स होते हैं, बड़े बड़े समाज के लोग होते हैं, उनको ये टारगेट करते हैं। पैसा पहुंचाना है तो पहुंचा देते हैं, सामान पहुंचाना सामान पहुंचा देते हैं, नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो आदर सत्कार इतना कर देते हैं कि उनको अपने फेवर में ले लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले बताइए आप। तो इसको रोकने की जरूरत है कि नहीं? पहले बताइए आप। अब समझ में आ गया कि एफसीआरए क्या है? अब सुनो एफसीआरए का क्या ऑब्जेक्टिव है, सो सुनो।
एफसीआरए का ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से देखना इस चार्ट को, तुम्हारे बुक में बना हुआ, प्लीज तुरंत देखते हो बुक में, इधर देखो, ठीक है। एफसीआरए का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो एफसीआरए का ऑब्जेक्टिव है रेगुलेट करना। क्या करना? रेगुलेट, नाम है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। क्या चीज को रेगुलेट करना? दो चीजों को। पहला, इधर देखो सब, नीचे देखे कोई नहीं बोलेगा। पहला, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का एक्सेप्टेंस या फॉरेन कंट्रीब्यूशन का यूटिलाइजेशन। मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेंगे तो हो गया एक्सेप्टेंस, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन को जब लेंगे तो रखने के लिए थोड़ी लेंगे, यूटिलाइज करेंगे ना, है ना। ऐसे ज्यादातर वर्ड यूटिलाइज किसके लिए होगा मालूम है? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के लिए। जो हॉस्पिटैलिटी लेंगे क्या, उसको तो लोग यूटिलाइज करते हैं, फैसिलिटी को तो लोग क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। तो दो चीजों को बोलो, कौन कौन सी? फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। जरा बोलो तो हॉस्पिटैलिटी बोल लेते हो ना? हाँ, नहीं तो बोलो अस्पताल, है ना। अच्छा, हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ नहीं। हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी का हिंदी होता है आदर सत्कार। कहीं लिखना तो लिख लो, याद रहेगा तुम लोगों को। हॉस्पिटैलिटी मीन्स आदर सत्कार, उसको हिंदी में बोलते हैं। और ये जो पूरा का पूरा होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, ये हॉस्पिटैलिटी का ही तो है, नहीं है? आज बताइए, आप अच्छा होटल क्यों खोजते हैं? रूम तो हर होटल में होता है। अच्छा रूम, अच्छे होटल में इसलिए जाते हैं कि वहां आदर सत्कार अच्छे से हमारा होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात आती है कि कैसे। अरे रुको 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 रुको, ये कौन एक्सेप्ट कर रहा है? ये कौन यूटिलाइज कर रहा है? तो क्या छोटा मोटा लोग का भी टारगेट है या बड़े लोगों का? तो यह लिखा है बाय सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सन या एसोसिएशन। मतलब पर्सन मतलब लोग, एसोसिएशन का मतलब संस्था, समूह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पहले बताइए। तो जल्दी बताओ। अब इसको उल्टा पढ़ते हैं। कुछ बड़े लोग, अब ये जो सर्टेन कैटेगरीज में बड़े लोग ही आएंगे, कुछ बड़े लोगों के द्वारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को यूटिलाइज करना। कुछ बड़े लोगों के द्वारा फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट करना, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को यूटिलाइज करना। ये भारत में फ्री नहीं होगा, रेगुलेटेड होगा। क्या होगा? रेगुलेटेड होगा। ये बात समझ में आए कि नहीं, पहले बताइए आप। ठीक है, एक बार इसको पढ़ो तो देखो कैसे पढ़ते हो तुम लोग। पढ़ो तो इसको। पढ़ लिया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या बोला तुम लोगों ने इसको पढ़ते समय? क्या बोला जल्दी बताओ। हाँ, जब भी सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पर्सन या एसोसिएशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट करेंगे या यूटिलाइज करेंगे, दैट विल बी रेगुलेटेड अंडर दिस एक्ट। अब बात यह आती है कि रेगुलेट कैसे होगा। तो रेगुलेट के तीन तरीके हैं। पहला तरीका है कि या तो सीधा क्या कर देगा, एग्जैक्टली प्रोहिबिट, मना कर देगा, नहीं ले सकते, ना ले सकते ना यूटिलाइज कर सकते। ठीक है जी। दूसरा बोलेगा चलो ले लेना, पर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या लो, अप्रूवल लो। और तीसरे में क्या बोल दिया, चलो कोई बात नहीं ले लो, लेने के बाद इंटीमेशन दे दो। लेने के बाद क्या दे दो? इंटीमेशन दे दो। तो ये तीन तरीके से रेगुलेट किया जाता है। बताओ तो कौन कौन सा तरीका है? कुछ जगहों पे तो प्रोहिबिट ही कर देगा, कुछ जगहों पे क्या कहेगा, ले लो पर उसके लिए पहले प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लो, पहले अप्रूवल फिर लो। और तीसरे में चलो ले लो कोई बात नहीं है, लेकिन उस केस में फिर इंटीमेशन दे दो। क्या दे दो? इंटीमेशन दे दो बाद में, लेने के बाद। अब बताओ जल्दी से, अब ये सारा याद हो गया तुम लोग को? बताओ इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है? इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पर्सन या एसोसिएशन द्वारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन को लिया जाए या फॉरेन कंट्रीब्यूशन को यूटिलाइज किया जाए, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को लिया जाए या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को यूटिलाइज किया जाए। तो ये सारा का सारा एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ये फ्री नहीं होगा, रेगुलेटेड होगा। हाँ, रेगुलेट कैसे होगा भाई? तो या तो बहुत जगह प्रोहिबिट ही कर देगा, कहेगा नहीं ले ही नहीं सकते। कुछ जगह पे ये कहता हुआ नजर आएगा कि ले लो, पर उसके लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या लो, अप्रूवल लो। और कुछ जगहों पे कह देगा चलो ले लो, पर बाद में इंटीमेशन दे दो। बात समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ। मेरे पास अब इस चैप्टर में बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो क्या हम उठ के जाएं सर? नहीं। अब सुनिए,
अब मुझे क्या क्या बताना है, सो देखो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है ये बताना है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या होता है ये बताना है, कौन वो लोग हैं जिनको रेगुलेट किया जाएगा, तो 1 2 3, उसके बाद कहां प्रोहिबिशन है नंबर 4, कहां प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल नंबर 5, और कहां इंटीमेशन देना नंबर 6। 6 चीजें बताऊंगा तो हो गया ना कंप्लीट। नहीं समझ में आया इन लोग को यार, 6 ही चीजें है ना। बोलो तुम लोग क्या क्या जानना है बताओ। क्या होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, क्या होता है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, कौन लोग हैं ऐसे जिनके लिए ये लॉ लिखा गया है, कब प्रोहिबिटेड है, कब प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत है, और कब इंटीमेशन की जरूरत है। इतना ही कहानी है ना। चलिए अब पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। चलो अब देखते जाओ। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, उसी का तो चार्ट था है ना। तो चलिए देखो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को आप जब भी यूटिलाइज करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे तो उसको रेगुलेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रेगुलेट। फिर वही बात, फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को बहुत जगह क्या कर दिया जाएगा? प्रोहिबिट। तो प्रोहिबिट तो रेगुलेशन से भी ऊपर का वर्ड हो गया ना। तो आप ऐसे कह सकते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव मैं यही दिखा देता हूं, देख लो। पहला जो रेगुलेट लिखा है इसमें 2 पॉइंट निकाल दो। क्या क्या? प्रायर इंटीमेशन, प्रायर इंटीमेशन। दूसरा नहीं, प्रायर अप्रूवल है ना, सॉरी, प्रायर अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल। दूसरा में क्या है? इंटीमेशन। ठीक है। अब तुम देखो तीनों आ गया, इंटीमेशन, प्रायर अप्रूवल और तीसरा प्रोहिबिशन। हाँ, एक्सेप्ट और यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? जो मैंने चार्ट में बोला था वही तो लिखा हुआ है ना। अब बोलोगे सर प्रोहिबिट अलग से क्यों लिखा? क्योंकि प्रोहिबिट रेगुलेट नहीं है, वो तो रेगुलेट से भी ऊपर है। रेगुलेट में क्या होता है? रेगुलेट का मतलब रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? अलाउड है बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। तो पहले वाले प्रायर अप्रूवल में या इंटीमेशन में अलाउड तो है ही, लेकिन जब तीसरा मैं बोलता हूं तो सीधा प्रोहिबिट ही है, तो वहां तो अलाउड ही नहीं। इसलिए इस तरीके से लिखा है। पहले में लिख दिया रेगुलेट, रेगुलेट 2 तरीके से, और तीसरे में लिख दिया प्रोहिबिट। याद रहेगा। चलिए पढ़ते हैं अब हम डेफिनेशन। पहला डेफिनेशन किसका आ रहा है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन का। देखते हैं, चलो अब जल्दी जल्दी टिक लगाते आना। फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब भारत के बाहर का कोई भी, इसको क्या बोलेंगे हम यहां? फॉरेन सोर्स। टिक लगाओ। फॉरेन सोर्स आपको ABC में से कुछ भी देगा, दैट विल बी टर्म्ड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो फॉरेन सोर्स से लिया गया ये 3 चीज विल अमाउंट टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन। पहला, आपने उससे कोई सामान ले लिया, आपने उससे कोई क्या ले लिया? सामान ले लिया, चीज ले लिया। हमारा चला चीज के नाम पे तुम्हें कोहिनूर हीरा दे दिया, तब तो हो गया, तुम उसी के हो गए ना। तो चीज का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन चीज में यहां थोड़ा एक्सेप्शन बनाया हुआ है, यहां से लेके यहां तक एक्सेप्शन है। ये बोला कि कभी कभी क्या होता है, गिफ्ट के नाम पर आपको कुछ मिलता है तो वो अलाउड होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बशर्ते गिफ्ट भी उतने वैल्यू का हो जो वैल्यू हम आपको रूल्स के थ्रू बताएंगे। जैसे मान लीजिए रूल्स के थ्रू बताया 20,000 रुपए तक का गिफ्ट चलेगा, तो 20,000 तक का गिफ्ट चलेगा। 20,000 से ऊपर का गिफ्ट है तो वो भी क्या मान लिया जाएगा? फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो गिफ्ट को छोड़ा है, बशर्ते गिफ्ट की ज्यादा वैल्यू होनी नहीं चाहिए। जरा पढ़ के देखो तो यही लिखा हुआ है, पढ़ो तो, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। कहां कहां बोल्ड करना देख लो। और वो गिफ्ट की क्या वैल्यू होगी वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा रूल्स के थ्रू। किसके थ्रू? रूल्स। ठीक है, कोई दिक्कत? ये लिखा हुआ है, आगे बढ़े। ऑफ एनी करेंसी, आपको कोई करेंसी दे दिया, यहां ब्रैकेट में लिखो इंक्लूड्स द इंडियन करेंसी ऑल्सो। जरूरी थोड़ी कि वो फॉरेन करेंसी दे तभी वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, वो हमें इंडियन करेंसी देगा तो भी दिया तो वही है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन देने वाला है। हाँ, कौन देने वाला ये इंपॉर्टेंट है। चाहे वो चीज दे दे, चाहे वो करेंसी दे दे, या सिक्योरिटी दे दे। सिक्योरिटी का मतलब शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब। जैसे कोई चाइनीज कंपनी मुझे काफी भारी डिस्काउंट पर शेयर अलॉट कर दे,
तो भी मैं उसके फेवर में हो जाऊंगा, नहीं हो जाऊंगा? तो जल्दी बताइए, फॉरेन सोर्स से क्या क्या मिला तुम्हें? क्या क्या मिला? ये सब फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। आइए, अब यहां पे ये दो लाइन है, इसको समझना है। दो बॉक्सेस में, तुम भी ऐसे बना लो, बॉक्स बना लो ऐसे। बॉक्स बनाने से तो पढ़ने में मजा आता है। कर लिया? चलिए, अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमने फॉरेन कंट्रीब्यूशन के नाम पे करेंसी लिया, जैसे मान चला $10,000 मिला, और $10,000 को सुन लेना अच्छे से, $10,000 को मैंने बैंक में डाल दिया, उस पर इंटरेस्ट आया $1,000 का, तो मेरे पास अब हो गए $11,000। तो $1,000 जो इंटरेस्ट मिला, क्या वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा? मतलब जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो कमाई है, क्या वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा? बोलो। एक और एग्जांपल पूछ लेता हूं, जैसे मुझे वहां से फॉरेन सिक्योरिटी मिला, जैसे मुझे चाइनीज कंपनी का शेयर मिला, तो शेयर जब मिला तो फॉरेन सिक्योरिटी था, दैट वाज फॉरेन कंट्रीब्यूशन। लेकिन उसके बाद उस शेयर पे डिविडेंड मिला है, तो क्या वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन? चलो पहला ये दो लाइन पढ़ के बताओ कि जो मैं बोल रहा था क्या सही था वो? थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लो, टेक्निकल लॉ है ये, इसमें बहुत सारे लोग फंसते रहते हैं। एफसीआरए में तो खूब छापा पड़ता है देश में, और जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई तब से तो खूब एफसीआरए को टाइट किया जा रहा है। एफसीआरए में खूब रेड हो रहा है अभी देश में, परेशान करके रखा है सबको। और ऐसे आजकल रेड ही तो होता है, आजकल तो समुद्र के अंदर भी रेड हो रहा है, पता चल ही गया होगा। किरण बोलने वाले परिवार से पता चला तुम लोग को? क्या तुम लोग का तो भाई स्टार होगा, तुम लोग का तो क्या कहते हैं वो, सपना होगा उससे मिलना, तो मिलना पुड़िया के साथ। पुड़िया बोलते हैं उसको, जैसे बेचते हैं। चलिए खैर आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इधर देखो इधर। अरे टेक्निकल है, इतने हल्के में मत लो, अब एक एक वर्ड तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, डायरेक्टली हम लेंगे तो वो माना जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन, या इनडायरेक्टली लेंगे तो भी? ये तो लॉ का प्रिंसिपल है, जो काम आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो काम आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। तो आपने चाहे डायरेक्टली लिया या थ्रू वन और मोर पर्सन, ये सब फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही माना जाएगा। टिक लगा लिया? जहां जहां मैंने बोल्ड किया टिक लगाते जाओ। आगे हेडिंग बोलो। अच्छा एक्सेप्शन का मतलब, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन होते हुए भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना नहीं जाएगा। अब टिक लगाते जाना। एक बात बताओ, सुनो सुनो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? आपको मालूम है जो डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसमें फॉरेनर सब भी पढ़ते हैं, है ना? आप में से कितने बच्चे डीयू में पढ़ते हो? इसमें से कितने रेगुलर कॉलेज वाले हैं? तो जो रेगुलर कॉलेज वाले हो तो तुम्हें मिलते हैं फॉरेनर सब, जैसे जॉन, मैथ्यू, ये सब? कभी गए नहीं? वाह क्या रेगुलर है भाई। अच्छा कोरोना की वजह से नहीं गए? अब तो मौका मिलेगा ना, अब तो शायद खुलने वाला है ना? तो उस केस में अब एक बात बताइए, तो डीयू ने उस स्टूडेंट से फीस लिया, स्टूडेंट से फीस ने मुफ्त में एडमिशन देगा अपनी यूनिवर्सिटी में, फीस लेगा ना, तो क्या वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा? बोलो। तो वो तो अलाउड है ना? तो पहला पढ़ो, ये पढ़ो। अरे पढ़ते जाओ, बहुत टेक्निकल है ये, और एफसीआरए से हर बार क्वेश्चन आता है। दूसरा, अच्छा एक बात बताइए, यहां पे मैं टिक लगा, ब्रैकेट में लिखो एक्सपोर्ट। तुमने कोई चीज एक्सपोर्ट किया तो पेमेंट नहीं लोगे सामने वाले से? तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ ना? अरे एक बात बताइए, आप जो है आप एक्सपोर्ट करोगे तो उसमें आप बाहर वाले को सामान भेजे तो उससे पैसा नहीं लोगे, तो क्या उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन बोल दोगे? तुम वहां एफसीआरए लगाओगे क्या कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला लगेगा, कस्टम लगेगा? कस्टम लगेगा, फेमा लगेगा, है ना? हाँ एक्साइज नहीं लगता है, एक्साइज भारत के अंदर ही होता है। अब एक्साइज भी खत्म हो गया ना, अब तो सिर्फ जीएसटी आ गया ना, है ना?
तो क्या लगता है, लोगों का एक आदत पुराना जमाने का है एक्साइज कस्टम एक साथ बोलने का, है ना। कस्टम एक्साइज लोग एक साथ बोलते थे, लेकिन एक्साइज तो रहा नहीं। हाँ कस्टम लेकिन आज भी रह गया। कस्टम है ना अभी भी, मालूम है नहीं मालूम है ना। और कस्टम ना होता तो मैंने कस्टम पढ़ाया कैसे था फिर। चलिए अगला, तीसरे नंबर पे यहां लिखा, तुमने क्या लिखा जल्दी बताओ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। ठीक लगाया था इस पे। आगे, हाँ ये लो, अभी तक हम अपने हाथ से पैसा ले रहे थे, मतलब अपने उनसे डायरेक्टली पैसा ले रहे थे, इस बार हम उनके एजेंट से पैसा ले रहे हैं, तो भी बात तो वही रहा। अच्छा लेकिन उसका एजेंट इंडियन है, तो सुनो सुनो सुनो, एक एग्जाम्पल सुनो सुनो, अरे सुनो, देखो मालूम चला कि सैमसंग इंडिया ने मुझे बनाया इंडियन हेड का मतलब सैमसंग का भारत में जितना बिजनेस है उसका हेड, तो उसका हेड तो इंडियन को ही बनाते हैं ये लोग, चूंकि इंडिया का देखना तो इंडियन को बनाते हैं। तो इसका मतलब मैं सैमसंग का एजेंट हूं, अब मैं किसी को पैसा दूंगा तो क्या वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा? बताओ। एक ना तुम लोग जब एग्जाम्पल बोलना स्टार्ट करता हो ना, तो तुम लोग को शुरू में तो लगता है बेकारी होगा, नहीं भी सुनेंगे तो चलेगा, और जब लास्ट में देखता है अरे तो भारी एग्जाम्पल हो रहा है, तो फिर से बोलिए एक बार, मैं फिर से बोल रहा हूं। सैमसंग भारत की बाहर की कंपनी है। सैमसंग कहां की कंपनी है? नहीं यूएस की नहीं है, शायद कोरिया की कंपनी, कोरिया ना। तो मान लीजिए कोरियन है, मान लो कोरियन, तो कोरियन कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया, तो मैं कोरियन कंपनी का एम्प्लॉय हूं, तो मैं कोरियन कंपनी का एजेंट हूं एक तरीके से। तो कोरियन कंपनी का एजेंट भले ही वो इंडियन हो, लेकिन वो कोरियन कंपनी का एजेंट है, तो वो अगर आपको कोई पैसा देता है तो क्या वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा? याद रखिएगा, एकदम माना जाएगा। सुनिए, लेकिन अगर ये ऊपर के दो तरीके का पैसा होगा तो फिर वो एक्सेप्शन में फॉल, अरे ये दोनों होगा तभी ना एक्सेप्शन में फॉल करेगा। जनरली तो माना जाएगा ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो यही दोनों पैसा अगर आपने एजेंट से लिया है तो भी यहां पर वो क्या रहेगा, एग्जेम्प्टेड रहेगा। लेकिन इस दो को छोड़ के किसी तीसरे तरीके से पैसा लिया तो फिर वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा ना। तो इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इंडियन से पैसा लिया गया, पर इंडियन को पहले इंडियन देखना, इंडियन अपने पर्सनल कैपेसिटी में काम कर रहा है या किसी फॉरेन सोर्स का एजेंट है। अगर वो फॉरेन सोर्स का एजेंट है, इट मींस ही इज लाइक अ फॉरेन एजेंट, मतलब फॉरेन एजेंट ही हुआ अनेक तरीके से, या फॉरेन सोर्स ही तो हुआ। फॉरेन सोर्स से हमें जो भी मिलेगा दैट विल बी टर्म्ड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन। बस ये देखना है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन का नेचर क्या है। अगर नेचर ये एबी वाला है तो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन एबी वाला नहीं है तो एग्जेम्प्टेड नहीं। ये समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ, आगे बढ़े। तो दिखाना पड़ेगा ना, तो फीस प्रोफेशनल सर्विस देता हुआ भी तो दिखाई देना चाहिए, नहीं तो वो डुप्लीकेट रसीद नहीं माना जाएगा, है कि नहीं। हाँ जी, क्या हो गया, क्या तुम लोग आपस में क्या परेशानी है? दो पानी दो। हाँ। अभी तुरंत ब्रेक खत्म हुआ, उतने हाँ पानी। बच्चा तो बड़ा परेशान रहता है, मैं देखता हूँ लाइफ में, तुरंत पानी, उसके बाद उठेगा नहीं अब जाना पड़ेगा, फिर घर से आया फिर से पानी, फिर कुछ देर बाद नहीं जाना पड़ेगा। मतलब बेचारा 2 घंटा भी लगातार ठीक से नहीं पड़ता। छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, कम नहीं हो तुम लोग उससे। चलिए आगे, हाँ ये हेडिंग बोलो। अच्छा, फॉरेन कंपनी का जो डेफिनेशन कंपनी लॉ में है वो वाला चलेगा या उससे वाइडर चलेगा? अभी तक मैंने पढ़ाया ना, तो तुम्हें कैसे पता चला कि वाइडर चलेगा? अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं। कहा सर हम आंसर देते हैं, आप कुछ भी पूछे हम आंसर देंगे। अगर आंसर नहीं चाहिए था तो आपने पूछा क्यों? अभी मैं पढ़ाऊंगा कि वाइडर है कि नहीं, आप देखिए। हाँ जी देखिए, पहला ये एक्चुअली फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन यहां 2 पार्ट में है। देखो, पहला पार्ट यहां तक कंप्लीट, ऐसे करो तुम लोग भी। उसके बाद दूसरे पार्ट में 4 और, तो सब मिला के हो गए यहां 5, नहीं हो गया? लाइन खींचने में मजा आ रहा होगा, नहीं आता मजा तुम लोग लाइन खींचने में? तुम लोग लगता है बुक गंदा हो रहा है, नहीं मन नहीं करता है ना? एकदम बुक को साफ सुथरा रखो, उसमें मत लिखना कुछ, है ना।
एग्जाम में आंसर शीट भी एकदम साफ रखना, कुछ मत लिखना, और रिजल्ट जो आएगा उधर से वो भी एकदम साफ होगा, है ना। चलिए, कुछ लोग ना देखता हूं मैं बुक को लेकर काफी पजेसिव होते हैं, कुछ लिखते नहीं या पेंसिल से लिखेंगे। अरे दोस्तों मिटाना थोड़ी है जिंदगी में आप कभी भी। चलिए, हाँ देखो, पहला तो ये बोल दिया यहां पे, हाँ सुनिए सुनिए, देखो पहले बोला फॉरेन कंपनी का मतलब कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसा एसोसिएशन, कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो भारत के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। मतलब इसका मतलब यहां फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन काफी प्लेन है, भारत के बाहर का बॉडी कॉर्पोरेट हमारे लिए फॉरेन कंपनी, इतना ही है ना। जैसे कंपनी लॉ में थोड़ा अलग है, कंपनी लॉ में सिर्फ भारत के बाहर होने से नहीं होता, भारत में भी कोई कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन यहां क्या है कि भारत के बाहर हो तुम हमारे लिए फॉरेन कंपनी हो। एकदम सुनते रहना, बहुत टेक्निकल है ये, छूटा मामला बिगड़ेगा, केस बना के क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, उसके बाद एंड इंक्लूड्स में पहले ले लिया, कंपनीज एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन है ना इसका फॉरेन कंपनी का, उसको भी यहां फॉरेन कंपनी मान लिया गया। ठीक है, तो ये लिखा अ फॉरेन कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 591 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। अभी तक ये भूला नहीं है, क्यों नहीं भूला है? क्योंकि एफसीआरए 2010 का है, और कंपनीज एक्ट जो चेंज हुआ 2013 में चेंज हुआ, तो ये तो अपना 1956 वाला ही याद है इसको, तो इसको ऑब्लिक करके मैंने लिख दिया है कि अब क्या है एग्जैक्टली सेक्शन 2 क्लॉज 42। अरे आप सेक्शन 2 क्लॉज 42 में है ना डेफिनेशन फॉरेन कंपनी का, हाँ वो लिख दिया, तो यस सर यस चल रहा है। अभी मैं लिखे नहीं रहता, पूछता तो तुम लोग सुना तो है कहीं। आइए चलिए दूसरा, हाँ ये बोला फॉरेन कंपनी की जो सब्सिडरी है वो भी फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। ये बढ़ाता जा रहा है, अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। उसके बाद उस फॉरेन कंपनी का भारत में कोई रजिस्टर्ड ऑफिस है, कोई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो भी हमारे लिए फॉरेन कंपनी। और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, शॉर्ट फॉर्म इसको एमएनसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एमएनसी, उसको भी क्या बोला है? ये फॉरेन कंपनी। तो बताओ यार, फॉरेन कंपनी मुझे लगता है 5 तरीके का, बोलो कैसे कैसे। एक तो भारत के बाहर का कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हमारे लिए क्या है? फॉरेन कंपनी है, ठीक है जी। उसके बाद कंपनीज एक्ट वाला फॉरेन कंपनी भी हमारे लिए फॉरेन कंपनी है। उसके बाद फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी भी हमारे लिए फॉरेन कंपनी है। याद हो ना, फॉरेन कंपनी की सब्सिडी भले ही भारत में बनी हो तो भी उसको फॉरेन कंपनी मान लिया। याद होगा कंपनी लॉ जब पढ़ा रहा था एसबीसी तुम लोग को, तो मैंने बताया था कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसको मैंने इंडियन कंपनी बोला था क्योंकि वो इंडियन कंपनी तक में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और भले ही कोका कोला कॉर्पोरेशन का होली ऑन सब्सिडरी था, वो अलग बात है, लेकिन इंडियन कंपनी में इनकॉर्पोरेट हुई तो इंडियन मानी जाती है, लेकिन यहां नहीं मानी जाएगी। यहां क्या बोला, भले वो इंडियन हो लेकिन अगर फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी है तो यहां के लिए तो फॉरेन कंपनी ही माना जाएगा। फिर सिर्फ इस एक्ट के लिए बस, और किसी चीज के लिए क्यों, इसी एक्ट के लिए। उसके बाद आगे उस फॉरेन कंपनी का कोई ब्रांच कुछ भी खोल जाए, छोटा सा एक दुकान भी खोल दे तो भी फॉरेन कंपनी। बात समझ में आ रहा है? और लास्ट में एमएनसी को भी क्या माना है? फॉरेन कंपनी। अब एमएनसी क्या होता है बताओ? ये तो मुझे भी मालूम है। हाँ, एमएनसी वो है, बड़ा आसान है, एक तो कॉर्पोरेशन है और दूसरा वो मल्टीनेशनल है। तो सुनिए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वो कॉर्पोरेशन है जिसकी सब्सिडरी या ब्रांच या प्लेस ऑफ बिजनेस 2 और मोर कंट्रीज में। कहा है? 2 और मोर कंट्रीज में, ठीक है। या वो बिजनेस कर रही है, ऑपरेट कर रही है, कहां? 2 और मोर कंट्रीज में। तो वर्ड इतना हो गया, सब्सिडरी, ब्रांच, प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस और ऑपरेशन। तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 चीजें कहां है? 2 और मोर कंट्रीज। 5 चीजें कहां है? 2 और मोर कंट्रीज। तो उसके से माना जाएगा वो एमएनसी। चलिए जी, अब हम पढ़ रहे हैं फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब, हॉस्पिटैलिटी का मतलब आदर सत्कार। जैसे अपने यहाँ कोई इवेंट होता है तो यहाँ के स्टूडेंट मेरा बहुत बढ़िया हॉस्पिटैलिटी करते हैं, है ना, खुश कर देते हैं, नहीं करते हैं? तो उसी को क्या बोलते हैं? आदर सत्कार। का सर हमारा तो कोई करता ही नहीं, हमारा तो कोई करता ही नहीं। आप जब सीएस बन जाएंगे तो आपका भी आदर सत्कार होगा, है कि नहीं?
अच्छा, किसी गेस्ट वेस्ट के यहाँ जाते हैं तो होता है ना आपका आदर सत्कार, होता है कि नहीं होता है? या तुम्हें देख के ऐसा तो नहीं बोले था फिर आ गए तुम? है आ गया वापस है? ऐसे मैं ना ऐसे फैमिली में जाने का मन करता है जहां हमसे लोग छोटे छोटे हों, तो वो आदत सत्कार करें, पानी लेके आएंगे वो, और आपसे कोई बड़ा है वहां पे तो उल्टा आप उसके यहाँ पे जाओ फिर भी आप ही उसी का सुनो बैठ के। ऐसा होता है ना? अपने से छोटे वाले के यहाँ मजा आता है, छोटा बच्चा तो दो चार थप्पड़ मारते भी रहो आराम से। आइए, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है सुनिए। देखो इधर, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब एक ऑफर किसके तरफ से? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां फॉरेन सोर्स, और याद रखिए फॉरेन कंपनी इज वन ऑफ द फॉरेन सोर्स, इसलिए पहले फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन दिया मैंने। फॉरेन सोर्स का डेफिनेशन नीचे आ रहा है ना, देखो काफी वाइडर है। ये आवाज लगता है फिर से खराब हुआ, फिर से थोड़ा थोड़ा ना झिझिझ झिझिझ सा लग रहा है, नहीं लग रहा तुम लोग को? अब तुम लोग को आदत हो गई है ना, चक्कर ये है। चलो अच्छा, ऑफर किस चीज का है बताओ? ऑफर है कि फॉरेन कंट्री में आपका कॉस्ट ऑफ ट्रैवल हम देंगे, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल हम देंगे, मतलब आपका आना जाना, कंट्री बोला है मैंने, ठीक है ना? तो फॉरेन कंट्री में, एक्चुअली फॉरेन कंट्री और टेरिटरी दोनों बोलना था मुझे, तो वो कंट्री टेरिटरी एक साथ बोले कंट्री हो गया मेरे से, ऐसा होता ना बहुत बार। तो कॉस्ट मतलब मेरे से छोटा सा मिस्टेक हो जाए हंस लो तुम लोग। कॉस्ट ऑफ ट्रैवल का मतलब आने जाने का खर्चा। अच्छा, उसके साथ और भी फ्री बोर्डिंग का मतलब रहने का, बोर्डिंग का मतलब रहना होता है, रहने का खर्चा। लॉजिंग भी रहना ही होता है, बोर्डिंग लॉजिंग नहीं कहते हैं। बोर्डिंग का मतलब वहां उतरे, वहां गए, लॉजिंग का मतलब वहां रहे। ट्रांसपोर्ट आना जाना, मेडिकल ट्रीटमेंट है ना, अपना वहां इलाज उलाज जो भी है, तो ये सब माना जाएगा क्या एग्जैक्टली बताओ जल्दी से? ये सब फॉरेन हॉस्पिटैलिटी माना जाएगा, बिकॉज ये फॉरेन सोर्स से मिल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, लेकिन डिस्काउंटेड है तो? जैसे बोला कि एक नॉर्मल आदमी आता तो उससे हम $100 लेते, लेकिन आप चूंकि मंत्री हैं वहां के तो आपसे हम 100 के जगह पे $20 लेंगे। कंसेशन तो एक बिजनेस प्रैक्टिस हो सकता है ना, तो वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा पढ़ के देखो तो एक कंसेशनल प्राइस चलेगा, बोलो जल्दी। चले कंसेशनल चलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा फ्री है तो फिर नहीं चलेगा, फिर वो क्या मान लिया जाएगा? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मान लिया जाएगा। हाँ, अब तो यही लिखा है, देख नहीं रहे हो? अच्छा इसमें तो सिर्फ इतना ही है। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल में नहीं माना जाएगा। किसमें है? बोर्डिंग लॉजिंग ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल ट्रीटमेंट में बस, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल में नहीं माना जाएगा। हाँ, कंसेशन इरेलेवेंट है तो अब उसको देखना पड़ेगा फिर, है ना, क्योंकि हो भी सकता है। ऐसे भी सरकार जब लॉ बनाते हैं ना, तो सरकार अपने लोगों के लिए थोड़ा सा विंडो तो दे देते हैं, ये विंडो तो दे दिया, 99.99% कंसेशन दे देगा, तो ऑलमोस्ट फ्री तो हो गया। मेरा मानना है कंसेशनल भी होना नहीं चाहिए था। हाँ, अगला डेफिनेशन, अरे सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, जरा देखो तो यार, जरा बताओ फॉरेन सोर्स में कितने कैटेगरी ऑफ लोग हैं, देखो तो। दस है। अच्छा, इस 10 से हम कंट्रीब्यूशन हॉस्पिटैलिटी लेंगे तो वो कवर होगा इस लॉ में? चलिए सबसे पहले डेफिनेशन तो इंक्लूसिव है, इसका मतलब ये 10 भी आगे बढ़ सकता है। पहला, क्या भारत बोल रहा हूं ये, चलिए भारत के बाहर का कोई गवर्नमेंट, भारत के बाहर के किसी गवर्नमेंट का कोई एजेंसी, टिक लगा रहे हो? जहां जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं उतना ही को टिक लगाना। एक तो गवर्नमेंट और एजेंसी, तो वो फॉरेन सोर्स हुआ ना। आगे, अच्छा कोई इंटरनेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी जानते हो किसी देश का नहीं होता, वो सबका ही माना जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ को छोड़ के, नॉट बीइंग द एक्सेप्शन हो गया ना। यूएन को छोड़ दो,
वर्ल्ड बैंक को छोड़ दो और कोई अदर एजेंसी को छोड़ दो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के क्या करे, इस लिस्ट से बाहर करे। ठीक है। तीसरे नंबर पे फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, अभी ऊपर पढ़े थे ना फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन। तो फॉरेन कंपनी इज ऑल्सो अ फॉरेन सोर्स। अ कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री, मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन। अब तो हद हो गया, ये इंडियन कंपनी है, ये लो इंडियन कंपनी, इसके ऊपर लिखो इंडियन कंपनी, जितना मैंने हाईलाइट किया ऑब्लिक करके 2013 में लिख लेना। अब बताइए, जो कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट में बने वो क्या कहलाती है, इंडियन कंपनी कहलाती है। तो इंडियन कंपनी है, लेकिन मालूम चला मोर देन 50% शेयर, मोर देन 50% शेयर किसने रखा है, बताओ जल्दी से। गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री, कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री, ट्रस्ट सोसाइटी अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म्ड इन अ फॉरेन कंट्री। तो याद रखना, वो इंडियन कंपनी होने के बावजूद भी क्या मानी जाएगी, फॉरेन सोर्स मानी जाएगी। तो तुम्हें बताया नहीं था मैंने कि फॉरेन सोर्स की सब्सिडरी भी क्या मानी जाएगी, फॉरेन सोर्स ही मानी जाएगी, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो इंडियन एक्ट में बना, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो फॉरेन सोर्स ही माना जाएगा, है ना। क्योंकि ये लोग फॉरेन सोर्स बहुत दिमाग के तेज होते हैं, ये सीधा पैसा नहीं भेजते, अपने सब्सिडरी को देते हैं और सब्सिडरी से यहां घूस खिलवाते हैं। समझ में आए, घूस देना ही तो एक तरीके से फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, एक तरीके का ब्राइब ही तो है, नहीं है ब्राइब, पहले बताइए। आगे, फॉरेन कंट्री का कोई ट्रेड यूनियन, फॉरेन कंट्री का कोई ट्रस्ट, फॉरेन कंट्री का कोई सोसाइटी, क्लब, अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, और फॉरेन कंट्री का कोई सिटीजन। समझ में आ गया। तो आप यहां से बाहर, भारत के बाहर घूमने गए, ठीक है, और वहां पे तुम्हें दे दी, शकीरा ने तुम्हें दिया एक गिफ्ट, बोलो क्या वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। गिफ्ट की वैल्यू बता दे रहा हूं, गिफ्ट की वैल्यू 4 लाख रुपया। अब मान लीजिए 10,000 तक अलाउड था, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो सिटीजन, फॉरेन सिटीजन हमारे लिए फॉरेन सोर्स है, और फॉरेन सोर्स हमें करेंसी दे, फॉरेन सोर्स हमें सिक्योरिटी दे, फॉरेन सोर्स हमें कोई आर्टिकल दे, वो सब क्या माना जाता है बताओ, सबका सब फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाता है। हवाला ट्रांजेक्शन फिर मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। आगे चले। हाँ, लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शन आ गया, जरा पढ़ो तो क्या लिखा हुआ। कुछ नहीं, कोई ऐसा फॉरेन इंस्टीट्यूशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया, तो क्या फिर वो फॉरेन सोर्स माना जाएगा ना। टिक लगाया, टिक तो कोई लगाया नहीं, मैंने देख लिया। लगा लिया टिक, ठीक। आगे हेडिंग बोलो। पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन थोड़ा ना चेंज है, थोड़ा फोटो खींच लो। खींच लिया फोटो। अभी फोन निकाल के रखना, थोड़ा बहुत फोटो खींचना पड़ेगा तुम लोग। कुछ लोग एकदम धड़ाधड़ उतारने के चक्कर में है कि यहां का काम यही कर लेते हैं, घर पे तो मौज करना है ना। कुछ लोग यहां का काम घर ले जाना नहीं चाहते हैं, तो सोचते हैं यार वहां जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, है ना। चलिए मैं पढ़ाता हूं। अब जो लोग उतारने के चक्कर में, उसका पढ़ाई छूट जाएगा। सुनिए, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब कोई भी ऐसा एसोसिएशन, ऐसा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, या कोई सिटीजन, और यहां पर लगाओ तो कॉमा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के बाद लगाओ कॉमा,
तो जल्दी बताइए, जिन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ क्या है, रजिस्टर्ड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ क्या है, रजिस्टर्ड। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन फिर भी अपना कैंडिडेट इलेक्शन में उतारा है, ठीक है जी, तो वो भी पॉलिटिकल पार्टी मान लिया जाएगा। तीसरा, एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जो जिसका नाम कहां मेंशन्ड है, कॉलम 2 ऑफ टेबल 1 एंड टेबल 2। कौन से नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन नंबर 56 जम्मू एंड कश्मीर 02। ये कब आया था, तो अब तो मुझे याद हो गया, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है वो तो है ही। मालूम चला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन अपना कैंडिडेट उतारा था इलेक्शन में। बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड होने के लिए कुछ कानून होंगे। जैसे कानून ये हो सकते हैं कि आपका भाई एक तो कोई जीता हो, मालूम चला कि हमने कैंडिडेट उतारा और हमारा कोई भी कैंडिडेट नहीं जीता, तो उस केस में वो रजिस्ट्रेशन नहीं देते हैं। तो ये नई पार्टी होगी, ये क्या होगी, नई पार्टी। हो सकता है पहली बार ही इलेक्शन में आ रही होगी और ये पहले से मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड नहीं हुई होगी, क्योंकि तो पहली बार इलेक्शन लड़ रहा है तो इसको थोड़ी, इसका पहले से कोई जीता हुआ थोड़ी आदमी होगा। तीसरे नंबर पे, एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम कहां दिया गया है, इस नोटिफिकेशन के टेबल ए टेबल 2 के कॉलम, टेबल 1 एंड टेबल 2 के कॉलम 2 में, ये ना। चलिए, ये तो डेफिनेशन चल रहा था। अब बताओ कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में कितनी चीजें आएंगी। बहुत खींचोगे तो 5 चीजें आएंगी। बोलो कैसे, मैं बताऊं 5 चीजें कैसे आएंगी, पहले सुन लो। प्रोहिबिट करेगा एक, प्रायर इंटीमेशन वाला बोलेगा, और प्रायर अप्रूवल वाला बोलेगा, और इंटीमेशन वाला बोलेगा। ये 3 हो गया। ये 3 हो गया फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी प्रोहिबिटेड नहीं होता है, वहां या तो प्रायर अप्रूवल होता है या इंटीमेशन होता है, तो 3 तो 5 नहीं हुआ। नहीं समझ पाया यार लोग, मतलब इंपॉर्टेंट प्रोविजन से बहुत हुआ तो कितना होगा, 5, है ना। अब 5 में छोटे छोटे सब पार्ट बन जाए तो ज्यादा बन जाएंगे, पर मेन प्रोविजन तो कितने होने हैं, 3 फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए और 2 फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जरा देखो तो ये किसके लिए है, टिक लगाओ। अभी कुछ देर तक फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही चलेगा। अभी जब फॉरेन कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा तब क्या आएगा, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, चलो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में पहला लिस्ट क्या चीज का आ रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा। प्रोहिबिशन का आ रहा है, किसका आ रहा है, प्रोहिबिशन। तुम लोग को बोला नहीं 3 वर्ड आएगा, या तो प्रोहिबिशन आएगा, तो या प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल आएगा, या इंटीमेशन आएगा। तो पहले क्या पढ़ रहे हैं, प्रोहिबिशन पढ़ रहे हैं। चलिए प्रोहिबिशन में जरा बताओ तो सेक्शन 3 कौन कौन लोगों को मना करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से, गिनती में बताओ कितना लिस्ट है, 7 है। एक नया जुड़ गया, सब फोटो खींच के जोड़ दो, एच जोड़ दो, बस एच। लिखने वाले लोग लिखना स्टार्ट कर दिए होंगे, सोचा एक ही लाइन तो है, क्या फोटो खींचूं। जो फोटो खींचा उसके लिए था ना, बोलो लगा दूं, ये लो। अच्छा 1-2 लाइन रहता तो लिख लेते हो, नहीं डायरेक्ट टू होम वाले बच्चे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो शुरू करें। सब मिला कितनी कैटेगरी हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितना हो गए, 8 हो गए ना। ये 8 याद रखना तुम लोग, ठीक है। चलो सबसे पहला, हाँ जी देखो, अरे तुम लोग बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहो। पहला
कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, अरे यार इनके लिए तो बहुत जरूरी था। इनको अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल गया मामला खराब कर देगा। जानते हो क्या चलेगा देश में? फिर चाइना बोलेगा कि आपको मैं चुनाव जितवाता हूं, सारा पैसा मैं दूंगा, लेकिन मंत्री बनने के बाद मेरे फेवर में काम करो। दिक्कत नहीं हो जाएगा? मजा तो तब आ जाएगा जब उसका पैसा लेके हार जाए इलेक्शन। ये भी एक देशभक्ति होगा नहीं? चलो नंबर 2 पे बोलो। अरे तुम लोग बोलो यार, तुम ही लोग को याद करना है। ब्रैकेट में लिखो एमपी एमएलए। एमपी हो गया पार्लियामेंट का, एमएलए हो गया स्टेट लेजिस्लेचर का। ठीक। नंबर 3 पॉलिटिकल पार्टी और उसके ऑफिस बेयरर। ऑफिस बेयरर का मतलब पॉलिटिकल पार्टी का जैसे नहीं होता चेयरमैन, अध्यक्ष, ये सब नहीं होता है, उसको बोलते हैं ऑफिस बेयरर। क्या बोलते हैं उसको? ऑफिस बेयरर। मेरे तरफ देख लो भाई सब तुम लोग, जो पढ़ा रहा है उसको नहीं देख रहा, सब इधर उधर एक दूसरे को देख रहा है। अगला नंबर पे डी पॉइंट बोलते जो ना, नहीं तुम लोग बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर, पब्लिशर। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां वर्ड था रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। उसके सामने लिखो प्रिंट मीडिया। ये कौन सा मीडिया है? न्यूज़पेपर कौन सा मीडिया होता है? प्रिंट मीडिया। और दूसरा मीडिया कौन होता है? डिजिटल मीडिया, जो न्यूज चैनल सब होते हैं। तो अभी न्यूज चैनल के बारे में बात नहीं किया मैंने, वैसे किसी बात किया है? प्रिंट मीडिया। अच्छा बताओ इन लोग को क्यों मना किया? मीडिया वाले को मिला लेगा वो, तो मीडिया वाला उसके फेवर में खबर छापेगा सारा, नहीं छापेगा? बायस नहीं हो जाएगा? एकदम सही बात बोल लो, पूरा बायस हो जाएगा। और इन एक्चुअली ये सब ऐसे लोग हैं जिनका असर हमारी जनता पर है। आप जानते हैं न्यूज चैनल जैसा दिखाता है, न्यूज़पेपर में जैसा लिखा रहता है, उसी तरीके की हमारी सोच बन जाती है आगे। कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं जानते हो? जो मैं बता रहा हूं, मतलब ये मेरा एक्चुअली बोलने का तकिया कलाम के नहीं जानते हो, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ये तुम्हें बताना चाह रहा हूं तुम नहीं जानते हो, ऐसा नहीं। एक नहीं बोलने का तरीका होता है लोगों का अपना अपना, उसको तकिया कलाम कहते हैं ना, सबका अपना अपना होता है। तो वो है मेरा, तुम घबराना नहीं। तो नहीं जानते हो तुम लोग? कॉरेस्पॉन्डेंट वो लोग नहीं होते जैसे आते हैं पूछने के लिए, फिर वो तो वो मीडिया हो गया। कौन वाला मीडिया हो गया? डिजिटल मीडिया। लेकिन आपको क्या लगता है जो प्रिंट मीडिया वाले लोग हैं, ऐसे मतलब ऐसे बैठ गया है, उसको पता चल जाता है सब कुछ कि उसके भी लोग दौड़ते होंगे जगह जगह, फोटो खींचते होंगे, 10 लोगों से पूछते होंगे क्या हुआ यहाँ, कैसे एक्सीडेंट हुआ, कार कैसे पलट गई, पुलिस की गाड़ी कैसे पलट जाती है ना? तो ये सब पता तो करता होगा, भले उसके हाथ में माइक नहीं होगा, माइक तो रहता है डिजिटल वाले के, लेकिन वो लोग भी तो लिखता ही होगा। कभी नहीं देखे हो तुम न्यूज़पेपर वाले सबको आते हुए? उसी को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट, हिंदी में बोलते हैं संवाददाता। संवाददाता बोलते हैं ना। चलिए कॉलमनिस्ट नहीं समझते हैं? ये मेरा बोलने का वो है, कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर लगता है चिढ़ा रहे। नहीं, ऐसा नहीं। कॉलमनिस्ट क्या होता है? आपको न्यूज़पेपर में कुछ लोग कॉलम लिखते हैं डेली। जैसे मान लो इकोनॉमिक्स टाइम्स है, तो जैसे मैं सीएस हूं, तो कंपनी लॉ में कुछ चेंज आया तो मैं उसमें कॉलम लिख सकता हूं। तो आप कुछ भी लिखेंगे छपेगा न्यूज़पेपर में, लोग पढ़ेंगे उसको। आज मैं कॉलम लिख दूं और चाइना के फेवर में लिख दूं तो पढ़ेगा ना सब, है कि नहीं? आगे कार्टूनिस्ट पूछोगे, कार्टूनिस्ट जानते हो? चलो ये लोग बता दो। कार्टूनिस्ट में एक कार्टूनिस्ट का बहुत नाम हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया में, जरा नाम बताओ। मैं भी भूल गया हूं, तुम ही लोग बताओ तो याद आ जाएगा। बूढ़ा आर.के. लक्ष्मण, एकदम सही नाम सुने आर.के. लक्ष्मण का? आर.के. लक्ष्मण का एक नहीं बूढ़ा जैसा एक आदमी का दिखाता है, तो आर.के. लक्ष्मण का बहुत नाम रहा। क्या थे? कार्टूनिस्ट ही तो थे। लेकिन कार्टून बनाते बनाते वो ऐसा बात कार्टून के थ्रू बोल देते थे देश के हालात पे कि आप सोच नहीं सकते हैं। आज मान लीजिए वो कार्टून बनाए, आर.के. लक्ष्मण शायद मर गए हैं, शायद नहीं है ना, मर गए ना शायद, मतलब विदा हो गया। अब ये बोलूंगा तो अच्छा रहेगा ना, विदा हो गए शायद, आर.के. लक्ष्मण विदा हो गए, मुझे नहीं मालूम। क्या हो गया? तुम हंस क्यों रहे? क्या दिक्कत है? अब मैंने मान लीजिए वो चाइना के फेवर में कार्टून बना दे, तो कार्टून भी क्या है? मैनर ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडियाज, मैनर ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडियाज ही तो है। आज तो कार्टून फिल्म बन जाती है, और कार्टून का आज तक भी कार्टून आता है, आज तक चैनल पे देखे होगा। सो सॉरी नाम है, क्या नाम है आप बताइए? उसमें क्या क्या बोल जाता है?
पूरा पॉलिटिकल बोल जाता है कि नहीं बोल जाता वो? हाँ, वो अलग बात है कि थोड़ा वो बायस दिखता है, ऐसा थोड़ा बायस दिखता है। खैर, सब कुछ सही है दुनिया में, सब बैलेंस है। अगर भारत में आज तक है तो एनडीटीवी भी है, बैलेंस है, क्या करोगे आप? तो मेरा मानना किसी के एक पक्ष में नहीं रहना, मैं सब देखता हूं, मैं आज तक भी देखता हूं, टाइम्स नाउ भी देखता हूं और एनडीटीवी भी देखता हूं, है ना। अरे मुझे क्या, मुझे अपने ऊपर थोड़ी हावी हो देना उन लोग को, उनसे तीनों में से न्यूज देख के निकल लेना, और क्या। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ लोग तुम देखना एकदम उसी के साथ रम जाएंगे और न्यूज चैनल जैसा बोलना स्टार्ट कर देंगे। ये यूथ पर ज्यादा असर करता है। मेरा तो वो निकल गया, मैंने समझ गया कि कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी एक्टर, कोई भी क्रिकेटर मेरा हेल्प नहीं करने वाला, मेरा हेल्प तो मैं ही करने वाला हूं, है ना। तो इसलिए मैं उन लोग पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देता, पहले ध्यान देता था, पहले ध्यान देता था। अगला, हाँ, जुडिशियरी तो तुमने देखा ही नहीं। जज बोलते चलो, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉय ऑफ, इसको थोड़ा सा देखो तो ये पूरा लिखा हुआ तुमने, ठीक है। ऐसे कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉय जिसका ओनर कौन है, गवर्नमेंट, या जिसको कंट्रोल कौन कर रही है, गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट कंपनी का कोई एम्प्लॉय, गवर्नमेंट कंपनी का कोई एम्प्लॉय। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप सेल कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं तो आप पर लग जाएगा ये? SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कंपनी सेक्रेटरी हैं आप, ONGC के कंपनी सेक्रेटरी हैं, IRCTC लिमिटेड के कंपनी सेक्रेटरी हैं, लग जाएगा। अगला हेड, बस इतना बॉक्स बना दो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। अब वो क्या होता है, मैं नीचे देखना तुम्हारा आ रहा होगा अगले पेज पे या उसी में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर का डेफिनेशन आ रहा होगा, आ रहा डेफिनेशन, तो वो मैं अभी बताऊंगा, मैं थोड़ा आगे निकलता हूं। अगला, चलो अभी प्रिंट मीडिया ऊपर आया था ना, अब तुम्हें कौन सा मीडिया चाहिए? डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया ही बोलते हैं ना। अरे क्यों बात कर रहे हो, देख लो यार, डिजिटल मीडिया में कोई भी एसोसिएशन, कोई भी कंपनी, बॉक्स बना दो बार, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी कंपनी जो कौन सा बिजनेस कर रही है, ऑडियो न्यूज, ऑडियो विजुअल न्यूज, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, ये सब, तो ये कौन सा मीडिया हो गया? अच्छा एक बात बताओ, जो तुम्हारा FM चैनल है वो तो सिर्फ ऑडियो है, लेकिन वो भी तो प्रिंट में ही आएगा, वैसे प्रिंट में नहीं आएगा, डिजिटल में आएगा ना। आज मुझे लगता है कि जो लोग ये FM वाले हैं विजुअल नहीं है, सिर्फ वो ऑडियो है, लेकिन उनका भी बहुत असर है यूथ पे। तो मैं गजब का असर देखता हूं उन लोगों का। रेडियो FM कौन कौन है? रेडियो मिर्ची, हाँ 93.5, क्या नाम है उसका, रेड FM, बिग FM, रेडियो मिर्ची तो शायद लीडर है बहुआ, हाँ आरजे है ना, हाँ रौनक नाम है ना, आरजे रौनक, जानता हूं उसको। और आरजे किरण, हीना, हाँ जानते होगे तुम हीना को, मैं तो नहीं जानता। और कौन है? आरजे नावेद भी था इस समय में रेडियो मिर्ची पे, नवेद है ना, तो वो भी था, वो मुर्गा बनाता था, किसी को क्या तो बनाता था। जब मैं स्टूडेंट था ना तुम लोगों की तरह, तो मैं ये सब सुनता रहता था। रात में डेली, रात में 11 बजे शुरू होता है एक लव गुरु वाला, हाँ उसमें फोन पे, हेलो मेरा बात नहीं हो पा रहा है, तो उधर से आप एक काम कीजिए, दूसरे से दोस्ती कर लीजिए, है ना, ऐसे होता है ना। और ये मैं देखता हूं जो नए नवेले होते हैं ना बच्चे सब, है ना, अरे जो नया नया जवान होता रहता है, पूरा वही सब सुनता रहेगा, उसी के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करेगा। और समझाने वाला, एक तो जैसे हम लोग हैं, टीचर हैं, हम लोग समझाते भी ऐसे, अरे नहीं बात हो रहा, किसी और से बात कर लो, लेकिन वो लोग, आप एक काम कीजिए, आपका बात नहीं हो पा रहा है, तो ना प्यार से बोलेगा, मुझे तो नींद आ जाए, कहा इतना अच्छा है। अच्छा आजकल भी आता है, मेरे समय में आता था, फिर किस नाम से आता है आजकल? लव गुरु ही आता, रात में कितने बजे? अच्छा डेली सुनता होगा, अच्छा सुनिए, अच्छा उसमें एक ये भी कराते हैं ये लोग, फोन करके बात भी करवा देते हैं कभी कभी, जैसे क्या हुआ, आपको क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, तो ऐसे बोलते बोलते बोलेगा ये आपसे बात करना चाहता है, ऐसा होता है ना। उसके बाद कभी वो गाली गलौज भी कर देता है ये लोग आपस में, तो ये तुम लोग ही फोन करने वाले हो क्या उस पर? अच्छा सीए वाला बच्चा सब फोन करता है, हम लोग सुनते रहते हैं,
कितने घंटे का आता हो? मुझे लगता है कभी कभी इनको नहीं मिलता होगा कॉल, तो खुद ही लगता बोल देते हैं लोग, क्योंकि मैं तो कभी किसी को कॉल करते नहीं देखता। 11 बजे करीब ये मालूम चला हेलो, ऐसे करेंगे तो माता पिता पीट देंगे पकड़ के उसको। मुझे लग रहा है खुद बना लेते हैं ये लोग। अच्छा, बेरोजगारी इंडिया में बहुत है, हाँ ये बात तो है, बेरोजगारी तो इंडिया में है। चलो कोई बात नहीं है। देखो भाई, वो भी एक टीचर है, उनकी भी बात मानो, वो तो टीचर ही है और वो तो ज्यादा है। मेरा बात मानो ना मानो, मैं देखता हूं मेरा बच्चा कहां बात मानता है, उन लोग का तो पूरा मानता है। जिंदगी का सवाल है, शादी है। अगला आइए, अच्छा अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, इधर देखो इधर देखो इधर, अरे देख ही नहीं रहा। जी पॉइंट में तुमने सिर्फ एसोसिएशन और कंपनी लिया था, याद है? इसका मतलब तुमने ओनर्स का नाम लिया था लगभग। जैसे आज तक है तो टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड, ये नाम है ना उसका, टीवी टुडे नेटवर्क ये तो है, इंडिया टुडे नेटवर्क, टीवी टुडे नेटवर्क यही तो है ना? सुनिए, लेकिन इन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, अब जैसे तुम्हारी अंजना ओम कश्यप है तो हो गई कॉरेस्पॉन्डेंट, हो गई। रवीश कुमार है, कॉरेस्पॉन्डेंट ही है ना ये लोग, तरीके से कॉरेस्पॉन्डेंट ही है ना ये लोग हो गए। रवीश कुमार हो गए, और बताओ कौन कौन नाम? चित्रा त्रिपाठी, और लड़का सब भी है अंकर, समझे ना? तो श्वेता, चित्रा, अंजना, यही आ रहा है। रवीश कुमार मैंने इकलौता बोला है, क्या है? सईद अंसारी भी काफी अच्छा है। अभिनव गोस्वामी, अभिनव गोस्वामी तो नाम नहीं है, अर्णव गोस्वामी, वाह वाह वाह। कौन है? साहिल रहमान, तो स्टूडेंट है अपना। चलिए ये सब है। अच्छा, मैं देखता हूं कि तुम लोग थोड़ा देखूं कि ये दुनिया किधर जा रही है। कितने लोग इसके अंजना ओम कश्यप या क्या चित्रा त्रिपाठी और श्वेता सिंह, श्वेता सिंह है ना, इन लोग के कितने लोग फैन है इस क्लास में? मतलब देखते हैं उसको, अच्छा लगता है देखना। अच्छा, सुधीर चौधरी के कितने फैन है? सुधीर चौधरी में एक अच्छी बात क्या है, वो बोलता क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं मेरे लिए, पर उसका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। उसकी बोली में बहुत ठहराव बहुत है, वो बहुत बड़ा एकदम रुक रुक के बोलता, बड़ा आराम से बोलता, बहुत देर तक बोलता है। ऐसे रवीश कुमार भी बहुत अच्छा बोलता है। उससे कंटेंट क्या है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड बात भी बोलता मैं देखता हूँ। सुधीर चौधरी कभी कभी आया किसी के पीछे पड़ जाए। एक बार तो कोचिंग के पीछे पड़ गया था मेरे, देखा था एक बार वीडियो भी आया था, अपने कोचिंग का भी वीडियो आया था, है ना? अरे दुनिया में बहुत बुरी चीजें हो रही है ना? कम से कम यहाँ इतनी भी बुरी चीजें नहीं हो रही है जो तुम उसको 1 घंटा का प्रोग्राम बना के दिखा रहे हो। अब तुम लोग क्या अंदर करते हो तुम्हें पता नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि मेरे पास न्यूज चैनल नहीं है तो मैं तुम्हारे खिलाफ बनाता फिर। अब देखिएगा बहुत बार डेली आएगा, एक के पीछे पड़ जाएगा। ऐसे बोलता बहुत अच्छा, जो अच्छी बात है मैं बोलूंगा। अच्छा, कितने लोग रवीश कुमार के फैन है? 1 2। अच्छा, रवीश कुमार के कम फैन दिखते हैं। अच्छा, व्यूअर भी कम है क्या एनडीटीवी के? संबित पात्रा कॉरेस्पॉन्डेंट है, देखो संबित पात्रा वो तो वो स्पोर्ट्स पर्सन है ना। अच्छा, एक बात है, लेकिन कॉमेडी बैंकर कर देता है कभी कभी वो। हाँ ना, ये पता तो देता है, लेकिन फिर वही है, इन सबसे एंजॉयमेंट कीजिए, पर इन सबों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, है ना? अपना अपना सोच रखिए। राजेश शर्मा का तो एक ही आपकी अदालत शायद है, वो काफी अच्छा चल रहा है। नहीं ठीक है, ठीक, मैं समझ गया। तुम तो न्यूज चैनल देखते हो, मुझे लगा कि तुम लोग देखते नहीं होगे, हैं? ओ, आईपीएल भी देखते हो? ओ, मुझे लगा सिर्फ अल्ट बालाजी देखते रहते हो बस तुम लोग, हैं? अल्ट बालाजी भी तो है, क्या है वो? ओटीटी। अच्छा, ओटीटी में ज्यादा क्या देखते हो तुम लोग? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स और है बूट। बूट कौन है? अच्छा, VOOT, वूट। हाँ हाँ, ठीक। मैं क्या देखता हूं? मैं सब देखता हूँ A to Z, अल्ट बालाजी को छोड़ के। लेकिन उसका, अरे उसका मेरे पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं है। बाकी तुमसे ले लूं मैं, ठीक है? चलिए आगे आगे। अभी सबसे बढ़िया कोई है ना, तो वो कम दाम में सस्ता में सबसे स्ट्रांग कोई चल रहा है, तो वो हॉट स्टार चल रहा है। शायद 400 रुपए में साल भर का है, पहले 300 में था, 100 रुपया बढ़ा दिया है शायद। उसमें साथ आईपीएल भी आता है, आईपीएल भी आता है उसमें।
अब तो मैंने ना मेरे पास एयरटेल का वो है DTH, तो उसको हटा, मतलब मैं रिचार्ज ही नहीं कराता हूँ, इंटरनेट पे देखता रहता हूँ हमेशा। फायर स्टिक लगाने क्या, मेरे टीवी में सब कुछ है फायर स्टिक है। चलिए आगे। हाँ, हेडिंग बोलो जल्दी से। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन किसको बोलोगे तुम? सर जो इलेक्शन में खड़ा है, लेटा हुआ नहीं है, बैठा हुआ नहीं है, खड़ा है इलेक्शन में। आइए, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन का मतलब वो आदमी जिसको नॉमिनेट किया गया है एज अ कैंडिडेट। ठीक है, यहां के बाद ना ये थोड़ा सा ये लगना चाहिए था, बस इतना ही लिखा हुआ बस। ठीक है, अब दो लाइंस आ रही है, इसको अलग करके जरा बताओ तो इसका मतलब क्या है। ये पढ़ जाओ, दोनों बक्सेस को पढ़ जाओ, अब मुझे बताओ। पढ़ लिया? अब सुनिए सुनिए सुनिए, देखो इधर। अरे देखो देखो, ये लाइन समझ में नहीं आता है, बाद में मेरे से पूछोगे। ठीक है, पहला वाला जो बॉक्स, पहले तुमने बॉक्स बनाया ऐसे जैसे मैंने बनाया, बनाओ जल्दी से। बना लिया? अब चलो मैं पहला वाला पढ़ा रहा हूं, पहला वाला। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा आप जो मैं बोल रहा हूं। देखिए, देखो इधर देखो सब। सुनिए, ये वो लोग हैं मालूम चला जो प्रोहिबिटेड पर्सन है। जो क्या है? प्रोहिबिटेड पर्सन। ठीक है, देख लो इधर सब। इधर है फॉरेन सोर्स, इधर है फॉरेन सोर्स। तो सुनो, देखो, अरे देखो पहले, फॉरेन सोर्स से ये इनको मना किया है कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। आप क्या नहीं लेंगे? फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। अगर दो बॉक्स को ए भी बनाना चाहोगे तो ये ए है, ए भी लिख ही लो ना। लिख लिया? तो ए समझ में आ गया। किसको मना किया गया है? प्रोहिबिटेड पर्सन को मना किया गया है कि आप नहीं लेंगे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप नहीं लेंगे। कोई दिक्कत? अब मैं बी बनाने जा रहा हूं। ठीक है, बी वाला तुम एक बार पढ़ लो लाइन, अब फिर मैं बताता हूं तो समझ में आएगा तुम लोग को। बी वाला पढ़ लिया? उसमें डिलीवर वर्ड है ना। आप सुनिए, फॉरेन सोर्स से लिया ये आदमी जो परमिटेड है, क्या है? परमिटेड पर्सन है, मतलब इसको परमिट किया गया, ये चाहे तो ले सकते। जैसे हम लोग हैं, अब हम लोग आते हैं क्या, वो कितनी कैटेगरी के लोग थे जिसको मना किया गया है? 8। क्या हम 8 में आते हैं? 8 में से यहां क्लास में कोई नहीं आता ना, तो इसका मतलब हम लोग तो प्रोहिबिटेड नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग ले सकते हैं। ले सकते हैं ना, हम लोग ले तो लेंगे। हम लोगों ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, हम ले सकते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन, हम ले सकते हैं। पर लेने के बाद वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आगे हम इनको देंगे नहीं, आगे हम इनको देंगे नहीं। मतलब समझ में आया कि जो प्रोहिबिटेड पर्सन है उसके पास कहीं से भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं पहुंचना चाहिए, न सीधे और न घूम के। नहीं समझ में आया लोग को? अच्छा बताओ, बी वाले पॉइंट में किसको मना किया गया? प्रोहिबिटेड को कुछ नहीं कहा है, वो परमिटेड को कहा है कि परमिटेड अगर तुम लिए हो तो अपने लिए यूज करना, प्रोहिबिटेड को देना मत। समझ में आ गया? ये भी बात नहीं समझ में आया तुम्हें? क्या एजेंट, किसका एजेंट हो? तो भी नहीं ले पाएगा, वो तो शुरू में मना किया हुआ है कि अपने एजेंट से भी लेंगे तो भी तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना ही जाएगा ना। मैंने क्या बोला ये समझ में आया? ए और बी समझ में आया कि जो प्रोहिबिटेड पर्सन है वो लेंगे नहीं, और जो परमिटेड अगर वो ले लिए हैं तो प्रोहिबिटेड को देंगे नहीं। मतलब प्रोहिबिटेड तक पहुंचना नहीं चाहिए। ये बात समझ में आ गया? ए वाले पॉइंट का टारगेट प्रोहिबिटेड पर्सन है, बी वाले पॉइंट का टारगेट परमिटेड पर्सन है।
जिसको बोला तुम ले लेना, तुम तो परमिटेड हो लोगे, पर लेके वो प्रोहिबिटेड को मत देना। ये बात समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। ये उतार लो, उतार लो, अभी समझ में सब आता है, एग्जाम के टाइम में सब भूल जाओगे। जरूरी नहीं कि ऐसा फोटो बनाओ, फोटो तुम इससे भी घटिया बना सकते हो। ये तो काफी अच्छा बनाया मैंने, तो नेशनल आर्टिस्ट अवार्ड मिला हुआ है, तो तुम मेरे जैसा कहां बना पाओगे। मैं समझ सकता हूं, तुम लोग अपना घटिया उटिया बना लो। एफसी का मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ए और बी जरूर लिखना, तो समझ में आएगा कौन सा लाइन किसके लिए है। डायरेक्ट टू होम वाले बच्चे पढ़ रहे हो ना? हो गया, हटाऊं? देखता हूं सब कैसा कैसा फोटो बनाया है। बढ़िया फोटो है। ऐसे दोनों ही खुश लग रहा है, इसमें परमिटेड भी प्रोहिबिटेड भी। हाँ, लेकिन प्रोहिबिटेड के पास काफी बड़ा पेट है, इसका मतलब काफी पैसा वाला है। नहीं, हाँ ये जरूर है, दोनों के दो ही बाल हैं बस। चलिए, हो गया, हटाऊं? अब जल्दी खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो, बस खत्म ही है बस। ये तो काफी छोटा चैप्टर माना जाता है। हटाऊं क्या? हाँ जी, अब जरा जरा हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो। अब तुम ये जानना चाहोगे ना कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर क्या होता है? अरे सुन लो पहले, देखो इधर, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर पे। अभी ये कंपनी लॉ में भी, डायरेक्टर में भी एक जगह आता है ये वर्ड, और यहां भी आ रहा है। एक बात बताइए, एक वर्ड होता है पॉलिटिकल पार्टी, एक वर्ड होता है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का जरा एग्जाम्पल बताओ। बीजेपी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और टीएमसी आप, आम आदमी पार्टी। तो ये तो हो गया पॉलिटिकल पार्टी। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, प्रॉपर अपना लोगों को, कैंडिडेट को उतारते हैं और अपना देश को जैसे मन है वैसे चलाते हैं, ये ना। अब मैं कुछ का नाम बोलूंगा, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर होंगे। एग्जाम्पल आरएसएस। आरएसएस का नाम सुने हो? क्या है बताओ आरएसएस का फुल फॉर्म? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये ना। और बताओ, और कुछ? बजरंग दल है? ये सब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। देखो मैं किस तरफ लिख रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। ए बी वीपी कौन? नहीं, मैं तो अभी इसलिए तो उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, बस पॉलिटिकल नेचर है इनका, पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है वो। अब मैं बता रहा हूं ना, एबीवीपी सुनिए। अब होने के लिए एबीवीपी को आप छोड़ दो कि चलो हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन पाया हुआ हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन पाया हुआ हो, उसका कोई यूथ विंग हो, तो नहीं कह सकते। लेकिन चलो और कोई एग्जांपल दो। यूथ कांग्रेस तो खैर कांग्रेस ही हो गया ना, यूथ तो यूथ मतलब। लेकिन आरएसएस में कभी बोर्ड लगा रहता है बीजेपी का? बजरंग दल में कभी बीजेपी का बोर्ड लगा रहता है? इन लोग अपना अलग झंडा है ना इन लोग का, बीजेपी के झंडे पे तो नहीं चलते। और कोई एग्जाम्पल? करनी सेना,
करणी सेना बीजेपी का है क्या, मतलब बीजेपी से जुड़ा हुआ है? हाँ वो है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी से मिलता है वो। खैर मुझे लगता है ये 2 एग्जाम्पल काफी है ना। शिवसेना तो कुछ पार्टी है, देखो मतलब तो नाम के लाभ से पार्टी लगा रहे तभी तुम पार्टी समझोगे। चलिए अब सुनिए, आरएसएस है। आरएसएस एक एनजीओ है, क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी किससे मैच करती है? बजरंग दल कह सकते हैं कि ये भी एक एसोसिएशन है, सोशल एसोसिएशन है, सोशल काम करते हैं ना, मारते पीटते रहते हैं, सबको देखा ही होगा। इनको तो अपना लगता है कि हम सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने भारत की संस्कृति को बचा रहे हैं, उनका तो यही मतलब है ना। कहीं कहीं उनका भी होना कभी कभी सही लगता है, कहीं कहीं, पर कहीं कहीं एक्सेस कर जाते हैं, नहीं कर जाते हैं एक्सेस। अरे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये लोग जितनी जिस चीज के लिए बने उतना काम करें तो शायद बहुत अच्छा हो, है कि नहीं? तो सुनिए, इनको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। जरा पढ़िए, यहां से लेके यहां तक पढ़ो। 2 चीजों को मैंने चेक किया है, पहले एक्टिविटी पे टिक मारो, दूसरा आइडियोलॉजी पे टिक मारो। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी और एक्टिविटी से मेल खाता हुआ ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं हम? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। ये तो 2 पॉपुलर है जिसका मैंने नाम लिया, छोटे छोटे लेवल पे तो बहुत सारे हैं। जैसे सरस्वती शिशु मंदिर, वो स्कूल जो चलाते हैं वो आरएसएस का ही है, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं वो। सरस्वती शिशु मंदिर काफी बढ़िया स्कूल है ना। अब सुना विद्या मंदिर हो गया। शिशु मंदिर बच्चों के लिए हो सकता है, विद्या मंदिर बड़े सीनियर्स के लिए हो सकता है, 10 से 12 के लिए, वही मैंने बोला है, 6 से, और 6 से नीचे तक शिशु मंदिर होगा बच्चों के लिए। अरे वो स्कूल के अंदर काफी अच्छा डिसिप्लिन काफी अच्छा सिखाया जाता है। हाँ, उस स्कूल में अगर पढ़ लिए तो आप समझिए कभी कम से कम शुरू से अंत तक पढ़ लिए तो बुरे पाप तो नहीं करोगे, कम से कम। तुम तो करते होगे वहां भी, हैं? करने वाले तो कहीं भी करते हैं, लेकिन फिर वही बात है, द्रोणाचार्य तो एक ही थे, लेकिन एक स्टूडेंट उनका क्या निकला? अर्जुन, और एक क्या निकला? दुर्योधन। तुम लोग कुछ भी नहीं मालूम है क्या? मैंने बोला द्रोणाचार्य था, हाँ, तो एक स्टूडेंट क्या निकला? क्या कुछ जानते उनते नहीं हो तुम लोग? शाहरुख खान का पूरा खानदान जानते होगे, है ना, लेकिन ये सब नहीं जानते। जानना चाहिए, मेरा मानना है। सब दुनिया में हर चीज की जरूरत है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। अच्छा ये पढ़ा, तुमने पढ़ा कहां पहले बताओ? अच्छा एक बात है, हमारे आपके बोलने से हो जाएगा या सरकार जिसको नोटिफाई करेगी? कहां लिखा हुआ ये लाइन? ठीक है। अच्छा ये प्रोपेगेट का मतलब क्या होता है? बढ़ावा देना। प्रोपेगेट का मतलब बढ़ावा देना, मतलब वो एसोसिएशन ऐसा है जो किसी एक पार्टी की आइडियोलॉजी को, उनके एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहा है। तो दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी टर्म्ड एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। अच्छा एक बात बताइए, सरकार कब नोटिफाई करती है इनको, कैसे नोटिफाई करती है? तो सरकार सबसे पहले चेक करती है इनका 2 चीज, एक्टिविटी और आइडियोलॉजी। ये चेक हुआ, चेक होने के बाद सरकार को ऐसा लगा कि मुझे लग रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिलता जुलता लग रहा है, तो उस केस में ऑफिशियल गजट में उसको नोटिफाई कर देंगे। और नोटिफाई करने के बाद आज के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। दोनों में से कोई एक ही होगा ना। पॉलिटिकल पार्टी बन गया तो फिर नेचर क्या? अरे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर वो है ना जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है लेकिन फिर भी पॉलिटिकल काम कर रहा है, उसी को बोलते हैं ना हम। चलिए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए भी गाइडलाइंस बनाएंगी आने वाले समय में कि उनको रेगुलेट करने के लिए भी गाइडलाइन बनाना? जी हाँ। चलिए हेडिंग बोलो। एग्जेम्पशन, ये किस चीज का एग्जेम्पशन है पहले बताओ तो? ये पढ़ो, ये है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का एग्जेम्पशन। मतलब कितने तरीके से? ए बी सी डी ई एफ, कितने हो गए? 6। सुन लीजिए,
ये 6 तरीके से अगर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन के डेफिनेशन में ही एक्सेप्शन था, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना ही नहीं गया। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है लेकिन एग्जेम्प्टेड। तो ये डिफरेंस समझते हो कि नहीं समझते हो तुम लोग, है ना? जैसे एक होता है एक्सेप्शन, एक होता है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन क्या होता है? वो पहले हो जाता है वो चीज, बाद में एग्जेम्प्ट होता है, और एक्सेप्शन कभी आता ही नहीं है, ये होता है ना। चलिए पहला एग्जेम्पशन में, अच्छा आपको वहां से सैलरी मिला है, वेजेज या अदर रेम्युनरेशन मिला है। एक बात बताओ, मैं किसी फॉरेन कंपनी के लिए काम करूंगा तो सैलरी नहीं लूंगा, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, फॉरेन सोर्स से मिला है, लेकिन फिर ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे वही इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स, वही क्या होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लिख लो ब्रैकेट में। बेसिकली एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट में तो हम पेमेंट करते हैं ना, एक्सपोर्ट में वो हमें देते हैं, एक्सपोर्ट होगा। आगे अब यही सारी चीजें एजेंट वाला। उसके बाद आपको गिफ्ट मिला है, और गिफ्ट कब मिला सो देख लेना। गिफ्ट मिला, प्रेजेंट समझते हैं, प्रेजेंट मिलता है लोगों को, क्या होता है प्रेजेंट? गिफ्ट को ही प्रेजेंट बोलते हैं, नहीं बोलते? बहुत बहुत बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लेके आया हूं, है ना? और सामने वाला बोलता है क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी, तब तक वो हाथ से ले चुका होता है। एक बात मैंने देखा है, कुछ भी गिफ्ट लेके जाइए पहले हाथ में ले लेगा, और उसके बाद बोलेगा क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी। पहले बोल देता मैं रिटर्न करके चला था, है कि नहीं? तो लोगों को डर लगता रहता कहीं ये वापस ना कर दे। अच्छा, आप इंडियन डेलीगेशन, जैसे मान चला भारत के प्रधानमंत्री गए, तो प्रधानमंत्री अकेले तो जाते नहीं है, उसके साथ 20-50 लोग और जाते हैं, तो 20-50 लोगों को आते समय वहां से गिफ्ट दिया गया, तो वो चलेगा? अरे वो चलेगा ना, इंडियन डेलीगेशन के आप पार्ट हैं, बहुत गिफ्ट विफ्ट मिलता है। इसलिए कहा था सरकारी डिपार्टमेंट में घुस गए आप, सरकार के साथ हो गए, तो बहुत इनका हॉस्पिटैलिटी बहुत होता है, पैसा हो ना हो, हॉस्पिटैलिटी। आप आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, आईएफएस ऑफिसर है, इन लोगों को पैसा नहीं होता ज्यादा, इन लोगों के पास, बिजनेसमैन को ज्यादा पैसा होता है, इन लोगों को तो सैलरी होता है, और सैलरी से अलावा कुछ भी कमाएगा फ्रॉड होगा, कभी पकड़ा गया तो जेब भी चला जाता है ये लोग। तो अगर ईमानदार है तो पैसा थोड़ी होगा उन लोगों के पास ज्यादा। क्या सैलरी होगी एक आईएएस ऑफिसर की? 80,000, 90,000, बहुत हुआ 1 लाख पहुंचता है, 1 लाख भी नहीं पहुंचता है, ये सैलरी होता है इन लोग का। जो शुरुआत में तो 50-60 हजार होता है सैलरी, लेकिन यही कि इनका हॉस्पिटैलिटी इतना ज्यादा होता है ना, इतना आदर सत्कार समाज में है कि क्या कहें। आइए, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा रिलेटिव रहता है वहां इंडिया के बाहर, जैसे मान लीजिए किसी का परिवार देश में है, मतलब इंडिया में, पर उसका हस्बैंड जो है वो है अमेरिका में, तो वहां से कमा के भेजेगा नहीं पैसा? अच्छा नहीं भेजेगा? पहले बताइए, है तो भेजेगा, प्रोवाइडेड उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से आपने परमिशन लिया हो, तो फेमा के अंदर परमिशन से ही आता होगा पैसा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रिलेटिव से जो पैसा आ रहा है वो आता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अगला, फेमा के अंदर पेमेंट आया बाय द वे ऑफ रेमिटेंस, तो फेमा के अंदर जब आया है तो आरबीआई तो उसको रेगुलेट कर ही रहा होगा। फेमा में जानते हो ना, फेमा पढ़ना है ईबीसीएल में, अच्छे से हम लोग नवंबर में पढ़ेंगे, है ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चले, हेडिंग बोलो। ये जरूर पढ़ना भाई, ब्रैकेट में लिखो एनजीओ। अरे बात मत करो, हाँ हाँ, एजेंट नहीं समझ में आया। जैसे मैंने बोला कि उस समय मैंने एग्जांपल दिया था कि सैमसंग है, और सैमसंग ने मुझे नौकरी पर रखा कि जाओ तुम मेरा इंडियन बिजनेस संभालो, तो मैं सैमसंग का एजेंट हो गया, तो वो मुझे पैसा वैसा देगा, कमीशन वमीशन देगा ना। सैलरी दिया तो सैलरी तो 1 पॉइंट में आ गया, लेकिन और कुछ दे रहा है तो वो मुझे देगा कि नहीं देगा? कमीशन है, कुछ देगा कि नहीं देगा? तो वो सब चलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कौन? तो ये गवर्नमेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए फॉरेन गवर्नमेंट है, उसके एजेंट, उसके देखो आप देखो यहाँ पे पूरा ही पढ़ा देता हूं। एज एन एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स इन रिलेशन टू एन ट्रांजेक्शन मेड बाय सच फॉरेन सोर्स विद द गवर्नमेंट। अब समझिए कि जैसे सैमसंग है, सैमसंग ने अपने आदमी को भेजा जो इंडियन गवर्नमेंट से बात करो, तो गवर्नमेंट जहां पे फॉल किया वो तो ऑलरेडी क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए जो मैंने एग्जाम्पल दिया सैमसंग वाला, कि सैमसंग ने अपने एजेंट को पेमेंट किया सैलरी के नाम से, कमीशन के नाम से, तो वो तो ए में फॉल कर ही गया ना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, इसको अच्छे से देख लो, शांति से सुनते रहो, अब बात कोई नहीं करेगा। और ध्यान से सुनो, ब्रैकेट में लिखो एनजीओ, लिख लिया। आपने सुना होगा कि भारत में चैरिटी के नाम पे, सोशल डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारे एनजीओ बनते हैं, और आपने सुना होगा कि एनजीओ सब भारत के बाहर से खूब पैसा मंगवाते हैं। इन्हीं लोग पे तो छापा पड़ता है बार बार। आप थोड़े से बड़े लेवल पे आप जब पहुंचोगे तो आप देखोगे बहुत सारे लोग सोसाइटी बनाते हैं, बहुत सारे लोग ट्रस्ट बनाते हैं, और ज्यादातर का ऑब्जेक्टिव इस देश में होता है कि सोसाइटी बनाओ। सोसाइटी को सेक्शन 11, 12, 13 तीन सेक्शन लगातार आएंगे अभी। तीनों सेक्शन के अंदर जहां एनजीओ हो गया, सोशल एक्टिविटी हो गया, ट्रस्ट हो गया, सोसाइटी हो गया, सरकार थोड़ी सी लीनियंट हो जाती है कि चैरिटी करेगा, भारत के बाहर से पैसा आए, चैरिटी के लिए आए, क्या बुरा है। लेकिन यही इसका मिसयूज होता है। ये एनजीओ के शक्ल में अंदर से बदमाश लोग हो जाते हैं कभी कभी, और ये वहां से पैसा लेते हैं, और जो पर्पस के लिए पैसा लाया गया उस पर्पस में न खर्च करके कहीं और खर्च कर देते हैं। भारत में एनजीओ का तो जो कहानी चल रहा है क्या बताऊं मैं। इसलिए आजकल क्या हुआ है, जब से नई गवर्नमेंट आई है एनडीए वाली, बीजेपी वाला, ये सबसे पहले एनजीओ को पकड़ा है लोग। और आज इतना हालत खराब हो गया है इस देश में, एनजीओ सबको भारत के बाहर से पैसा लेने में हालत खराब हुआ है। एक तो अप्रूवल नहीं दे रहा, ऊपर से इतना कैटेगरी बनाया हुआ था, सारे में से बहुत सारे कैटेगरी को प्रोहिबिट कर दिया, कहा कि इस पर्पज के लिए नहीं चलेगा, इस पर्पज के लिए नहीं चलेगा, इस पर्पज के लिए नहीं चलेगा। जगह जगह छापा मार रहा है इन लोगों पे, है ना। ये खूब चल रहा है। जितने बड़े लोग, ये जो हवाला ट्रांजैक्शन बोल रहा था, हवाला ट्रांजैक्शन है, ये है, जितने भी आपने सुना होगा, जितने अमीर लोग होते हैं वो एनजीओ बना लेते हैं। उनको मालूम है बिजनेस के नाम से लेंगे तो बिजनेस का पार्ट बनेगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ज्यादा इनकम टैक्स लग जाएगा। सोसाइटी के नाम पे ले लो, ट्रस्ट के नाम पे ले लो, ये सब टैक्स फ्री होता है। क्या होता है? टैक्स फ्री। आप देखना जितने अमीर लोग हैं सब एनजीओ बना के रखेंगे, और एनजीओ को बहुत फायदा है टैक्सेशन लॉस के अंदर भी और अदर लॉस के अंदर भी। अब देखो यहां भी फायदा है, इनको अलाउ कर दिया कि अगर आप सोशल पर्पस है, कल्चरल पर्पस है, एजुकेशनल पर्पस है, इससे जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन है, तो बस आप सरकार से रजिस्टर्ड होइए और आराम से भारत के बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले लीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज है, इसमें बहुत लोग लाखों करोड़ों रुपया मंगवा रहे हैं, है ना, उसका खूब मिसयूज हो रहा है। पढ़ते हैं क्या एफसीआर ने परमिट कर दिया। देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? परमिट। परमिट पर टिक लगाया। क्या चीज को परमिट किया है? रिसीट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। कौन एसोसिएशन है ये? जिनका क्या है? कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम चलाते हैं, उनको परमिट कर दिया है। लेकिन अब इनको थोड़ा सा टाइट किया जा रहा है। जैसे अभी अब देखो, सबसे पहले बोल दिया कि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ क्या होना पड़ेगा? रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो जैसे मैं सीएस हूं, तो मेरे पास आप मान के चलो हर 3 महीने में लगभग 2-4 क्लाइंट इस बात कहा जाता है एफसीआरए रजिस्ट्रेशन का। पहले आराम से हो जाता था एफसीआरए रजिस्ट्रेशन, अब नहीं, अब मैं काम भी जल्दी नहीं लेता हूं इसका, तो मुझे मालूम है इसमें फ्रॉड वॉड बहुत होता है, मैं भी पकड़ा जाऊंगा, है ना। ऊपर से अप्रूवल जल्दी मिलता नहीं है, अप्रूवल जल्दी मिलेगा नहीं, क्लाइंट आप पर प्रेशर बना के रखेगा, उसके बाद आप पैसा ले लीजिए और अप्रूवल ना मिला, रिजेक्ट हो गया, गाली गलौज करेगा आपके साथ कि ये आप तो अप्रूवल भी नहीं दिलवाए, आप नहीं, हम किसी और से करवा लेते। क्योंकि फिर वही बात है, प्रोफेशनल में भी ईमानदार लोग भी हैं और बेईमान लोग भी। बेईमान लोग करवा देते हैं, पर एक बात बताइए, मैं क्यों बेईमानी करूं? मेरा क्या क्या बढ़िया इंस्टीट्यूट चलता है, मुझे बेईमानी करने की जरूरत क्या है ना। तो मैं जो भी काम करता हूं ईमानदारी से काम करता हूं, प्रैक्टिस वाला, क्योंकि उसके चक्कर में कुछ हो गया आगे पीछे तो मेरा ये भी जाएगा ना। तो मेरा तो ज्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो मैं खोना नहीं चाहता चीजों को। तो मैंने कहा नहीं भाई, अगर साफ सुथरा एनजीओ होगा तो मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी खिचकाच लगा मुझे तो मैं नहीं करता हूं। पर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने वाले लोग ज्यादातर यही सब होते हैं, है ना। अरे तुम भाई चैरिटी करने के लिए तुम अपने पैसे से करो। इंडिया में कम लोग बेनेवोलेंट लोग हैं, इंडिया में दानी लोग बहुत हैं, तुम उनसे पैसा लेके करो। भारत से बाहर से पैसा क्यों मंगवाना चाह रहे हो? और उसमें पता नहीं एक 50 आरबीआई का अप्रूवल, ये अप्रूवल, वो अप्रूवल, और उसमें कहीं कहां फंस गया तो मामला बेकार,
तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही काम करता हूं FCRA रजिस्ट्रेशन का, लेकिन है क्वार्टरली बेसिस पर दो चार तो खरीद लेता हूं। अब देखिए, अब अगर आपको लेना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से क्या लेना है, अप्रूवल, मतलब रजिस्ट्रेशन लेना है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लगाना पड़ेगा सबसे पहले एप्लीकेशन। क्या लगाना पड़ेगा? एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, है ना? ठीक, लगा लिया एप्लीकेशन पे। चलिए, जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो उस एप्लीकेशन के ऊपर कुछ कंडीशंस हैं। अब ये तुम्हारे बुक में नहीं है, इसका फोटो खींच लो, बस इतना, बस यही, और कुछ नहीं। अब मैंने कोई एडिशन नहीं किया, बस यही एडिशन। क्या पता एग्जाम में आ जाए अब, क्योंकि जिस हिसाब की सरकार अभी चल रही है, मुझे लगा ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब इसको कोई मत लिखने लगना। चलो, क्या क्या कंडीशन है, गिनती बताओ कितने कंडीशन है? 8। एक ही कंडीशन में बताता जा रहा हूं। सबसे पहला जो एप्लीकेंट है वो फिक्टिशियस या बेनामी होना नहीं चाहिए। फिक्टिशियस का मतलब, अरे पढ़े होगा ना बचपन में, हाँ, नकली का मतलब ये है कि जो सच में है ही नहीं। फिक्टिशियस का मतलब ये होता है जो सच में है नहीं, मतलब एनजीओ से पेपर पे बना लिया और एनजीओ वाला कोई काम सच में करते नहीं, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस। क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस। बेनामी, बेनामी एक लॉ है, तुम लोग पढ़ोगे, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, है ना? तो बेनामी मतलब किसी और के नाम पे कर रहे हैं पर उसका ओनर कोई और। उसके बाद आप कभी भी इस मामले में फंसे हुए होने नहीं चाहिए, ये वाला, आप कन्वर्जन करा रहे हैं फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन। आपने सुना होगा कि बहुत आरोप लगता है धर्म परिवर्तन लोग करवाते रहते हैं, सुना है? कभी कभी आप लोग के पास भी लोग आते होंगे कि ये हमारा धर्म है, आप इसको समझिए, सुनिए, आप हमारे धर्म में आ जाइए, ऐसा होता है ना? ये आपको मालूम नहीं है, सुनिए, कोई अपने मर्जी से आए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं धर्म परिवर्तन हो सकता है आराम से, पर अपने मर्जी से। लेकिन कोई अगर ऐसे कर रहा है तो देखो, तो ऐसे इंड्यूसमेंट के थ्रू, फोर्स के थ्रू कर रहा है तो अच्छा, एक बात है, लालच देके कन्वर्जन कराना, हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुम्हें पर मंथ 1 लाख रुपया देंगे, क्या ये बाय फोर्स ही माना जाएगा? जी, बाय फोर्स माना जाएगा। इस सब बात का ध्यान रखना तुम, है ना? तो इन सब चीजों से थोड़ा, अब ऐसे लोग बहुत बहुत होते हैं। जैसे बहुत बार आरोप इस देश में लगता रहता है, चाइना से कुछ लोग आते हैं और आके वो अपने धर्म में अपने तरीके का हमें बनाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारा हम लोग को वो लालच भी देते हैं। और जानते हो इसके मेन टारगेट कौन लोग होते हैं? गरीब लोग। गरीब के तो पेट में खाना चला जाए, चाहे जिस धर्म से आए, वो उसी को अपना धर्म समझ लेता है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा, पहले बताइए। तो लेकिन मेरा मानना है, लालच देके, बाय फोर्स, बाय इंड्यूसमेंट किसी का धर्म परिवर्तन कराना नहीं चाहिए, मेरा तो साफ मानना है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? बाय चॉइस अगर कोई किसी धर्म में जाना चाहे तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। बहुत लोग बाय चॉइस गए हुए हैं, बड़े बड़े लोग गए हुए हैं, जैसे दिलीप कुमार, पहले वो मुस्लिम थे, ऐसे ना, वैसे धर्म परिवर्तन तो उन्होंने नहीं किया, नाम बदला था उन्होंने, है ना? अच्छा, ए आर रहमान साहब पहले हिंदू थे, फिर बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये लोग तो बाय चॉइस है, ये लोग तो क्या है? बाय चॉइस। और भी तो लोग हैं। धर्मेंद्र क्या कर लिया? हेमा मालिनी को बदल दिया, क्या कर दिया? कन्वर्ट कर लिया वो। नहीं, धर्मेंद्र तो हिंदू ही है ना। हेमा मालिनी क्या हो गई? नहीं नहीं, कहानी ये नहीं है। कहानी थोड़ा सा ये है कि धर्मेंद्र को शायद एक से ज्यादा शादी करना था, तो कुछ दिन के लिए वो अपना नाम वाम थोड़ा सा बदल लिया था, जिससे कि वो 2-3 शादी कर सके। ऐसा हुआ था ना, क्योंकि उसकी पहली पत्नी शायद डिवोर्स नहीं दे रही थी और दूसरे से शादी हो नहीं सकता था। तो ये एक हल्की कहानी है, बाकी धर्म तो नहीं बदला है सच। कुछ दिन के लिए बदल के फिर दूसरी शादी करके फिर वापस अपने धर्म में आ गए। बताइए, ऐसा भी दिमाग लगाते हैं लोग। चलिए आगे। हाँ, ये काम कर रहे हो तो पैसा लेके यहां दंगा फैला रहे हो, बताओ। जैसे बाहर से पैसा मंगवाए, हाँ जी बात मत करो, देखो इधर, बाहर से पैसा मंगवाए, अब पैसा मंगवा के यहां पे कॉम्युनल राइट करवाना चाहते हो। सुनते हो कॉम्युनल राइट का मतलब क्या होता है? दंगा। हाँ, दंगे बंगे करवाओगे तो उस एनजीओ को रहने दिया जाएगा?
आपने सुना होगा दिल्ली दंगे के बाद दिल्ली में शायद 600 से 700 एनजीओ को बंद किया गया। ये बाहर से पैसा आ रहा था, यही पैसे से ये लोग यहां क्या करवाते थे, दंगे करवाते थे। तो ये आप समझ लीजिए, अब तुम लोगों को सिखा देता हूं, मैं तुम्हारा टीचर हूं तो मेरा ये भी रोल है। ये एनजीओ का काम बड़ा सोच समझ के लेना। आज भारत में जितने एनजीओ हैं 20% एनजीओ ही सही काम कर रहे हैं, 80% एनजीओ मनी लॉन्ड्रिंग, कन्वर्जन, दंगा फैलाना, टेरर फंडिंग, ये सब कर रहा है। तो ये सबसे बचिएगा। हाँ, 20% अभी भी सही है। इन सबसे बचना है, ये सबको देख लेना। एनजीओ का पार्ट बनने से पहले 2 बार सोच लेना, क्योंकि अभी की जो सरकार चल रही है एनजीओ के बड़ा खिलाफ चल रही। मैं तो यही समझाऊं। आगे, हाँ ये जरा बताइए, तो ये पैसा लिए कि हम एजुकेशन में लगाएंगे और कहीं और पैसा लगा रहे हैं, तो क्या ये डाइवर्जन कर रहे हैं, मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हैं फंड का? बोलो, आगे बोलो। सेडिशन क्या होता बताओ? देशद्रोह। तो देशद्रोह को बढ़ावा देने के लिए, है ना, वायलेंट मेथड ये सब बताते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जितने देशद्रोही उसको पैसा पहुंचाओ, है ऐसे लोग होते हैं ना। तो ये सब बात का ध्यान रखिएगा कि इन सब चीजों में बच के रहना है। अगला, अपने पर्सनल गेन के लिए पैसा लिया चैरिटी करने के लिए और अपने पास रख लिया, है ना, या उसको डाइवर्ट कर दिया किसी अनडिजायरेबल पर्पस के लिए। ठीक है, तो ऐसा करते हुए आप होने नहीं चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो अभी तक जो ये चल रहा था ये डॉन्ट था, ये क्या था, डॉन्ट। अभी और भी है। आप इस एक्ट का क्या करते हुए नजर नहीं आने चाहिए, कॉन्ट्रावेंशन करते हुए नजर नहीं आने चाहिए, और आपको प्रोहिबिट ना किया गया हो। जैसे कितने लोग थे जिसको प्रोहिबिट किया गया? 8 थे। 8 थे नहीं, प्रोहिबिट जिसको किया गया वो कितने थे? एच तक था ना, तो 8। तो उस 8 लोग भी नहीं, मतलब वो 8 लोग सोसाइटी बना के भी ये काम नहीं कर सकते। समझ में आ गया? अच्छा एक बात बोलो, एक बार तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया तो जिंदगी भर चलता रहेगा या बाद में कैंसिल वंसल भी हो सकता है? कैंसल, सस्पेंड हो सकता है ये सब। देखिए, सबसे पहले कभी भी अगर पता चला सरकार को बाद में कि तुमने इनकरेक्ट और फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया था एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो बाद में तुम्हारा वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, कैंसिल। पहले सस्पेंड कर देगा, बाद में क्या कर देगा, कैंसिल। अगला, सर्टिफिकेट जो मिला था वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे मिला था, उस टर्म्स एंड कंडीशन को मालूम चला तुमने वायलेट किया है। अगला, ये पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है कि तुम्हारा सर्टिफिकेट खत्म किया जाए। उसके बाद, इस एक्ट के किसी भी प्रोविजंस को तुमने वायलेट किया है। उसके बाद, लगातार 2 सालों से तुमने चैरिटी वाला कोई काम किया ही नहीं है और पैसा लेके बैठ गए हो। और एक तो बात सुनोगे तो तुम्हें बड़ा अजीब लगेगा, सोनू सूद पे जो इनकम टैक्स का छापा पड़ा उसमें भी यही बात निकल के आया है कि बहुत बहुत पैसा उसको आ चुका है और उसने खर्च नहीं किया। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बुरा है अच्छा है, मैं ये सब कुछ नहीं बोल रहा। जो न्यूज में आया वो मैंने तुम्हें बता दिया कि उस पर यह आरोप है कि उसको फॉरेन फंडिंग हुई है। क्या हुई है? फॉरेन फंडिंग। लाखों लाख रुपया उसके अकाउंट में है और उस अकाउंट का पैसा उसने अभी खर्च नहीं किया है। अब सोचिए, लेकिन उसका ये डिफेंस है कि वो पैसा आए हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-4 महीने ही हुआ, लेकिन वो पैसा आए हुए 4-5 साल हो गया होता तो फंस जाएगा। क्योंकि इसी में फंसेगा ना कि लगातार 2 साल निकल गए तो तुम पैसा लेके बैठे हो कि इंटरेस्ट कमा रहे हो बैठ के, है कि नहीं? तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए तो आजकल एनजीओ पे बहुत छापा हुआ पड़ रहा है। खैर, सोनू सूद ने बहुतों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छा किया है। जिसके लिए अच्छा किया उसके लिए तो भगवान ही हो। बाकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है मेरे लिए भी अच्छा करो कुछ, है ना, उसका तो वही कहना है। हाँ, तो देखो सोनू सूद तुम्हें लगता है कि अपने नाम से कर रहा है सब कुछ, कि वो भी एनजीओ बनाया हुआ होगा? अब बीइंग ह्यूमन किसका है? वो सलमान खान का। वो क्या है? एनजीओ है ना। तो सलमान खान जो भी चैरिटी करता है अपने नाम से थोड़ी करता है, बीइंग ह्यूमन के नाम से करता है। और बीइंग ह्यूमन जो है उसका टी शर्ट पहन के घूमता रहेगा 24 घंटे, वही ना। अब उसमें कितना पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहां खर्च हो रहा है, कुछ नहीं पता। अब बीइंग ह्यूमन मुझे तो नहीं दिया कुछ अभी तक। अब लक्ष्मी नगर में टॉप गरीब में मैं अभी तो आ ही जाऊंगा, कभी आ जाए मेरी कोचिंग में आ जाए, लो 5 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, 20 करोड़ ले लो,
जाओ लाइब्रेरी बना लो सीएस के स्टूडेंट के लिए, जाओ सीएस के स्टूडेंट के लिए एक घूमने फिरने का एक पार्क जैसा जगह बना दो जब बच्चा वहां बैठ सके। कोई तो दे मुझे, मेरे पास तो नहीं है। अच्छा, आप में कोई नजर में कोई एनजीओ है जो मुझे फंडिंग करने के लिए तैयार हो? क्या चीज के लिए? मुझे लाइब्रेरी बनाना है सीएस के बच्चों के लिए, और एक थोड़ा बैठने उठने का जगह होता है ना, ग्रीन प्लेस, वो बनाना है। तो उसके लिए कोई फंडिंग वंडिंग करे, क्योंकि एजुकेशनल के लिए तो बहुत लोग मैं देख रहा हूं, तो हमें तो नहीं करता कोई कुछ भी। एप्लीकेशन लगाऊं, मिल जाएगा पैसा? नहीं। चलिए आगे। तो एक्चुअली ये लोग करते क्या है, पैसा लेते हैं 100% और खर्च करते हैं 20%, 80% अपने पास रख लेते। ये होता क्यों? बहुत बड़े बड़े लोग, जितने हीरो हीरोइन, जितने ये आपके क्रिकेटर्स, सबका एनजीओ है, सबका। सहवाग का भी है? नजरकोट में सबका है। अच्छा ये, अरे देखो इधर, देखो आगे। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारा सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया तो जितना पैसा तुम्हारे अकाउंट में था चैरिटी के लिए, वो पैसा किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट का मतलब यहां प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी का होगा। जितना बिल्डिंग है, जितना तुम्हारा वो। हाँ, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल, एक तो कौन था बताओ, वो एक धर्मगुरु थे जो अभी दूसरे कंट्री में भाग गए हैं। नहीं नहीं यार, क्या तो नाम है, नहीं नहीं नहीं, इस्लाम से जुड़े हुए हैं वो, इस्लाम धर्म से जुड़े हुए हैं। अभी पकड़ा गया, उसको इंडिया के बाहर कर दिया गया। जाकिर नायक, जाकिर नायक नाम है ना, जाकिर नाइक, नाइक है, नायक है, क्या है, नाइक। जाकिर नाइक का जो फाउंडेशन है, क्या तो नाम था उसका, पीस फाउंडेशन। पीस टीवी भी बनाया हुआ था, एक न्यूज चैनल बनाया हुआ था, पीस टीवी। हाँ, इंग्लिश हिंदी जो भी है। उस पर आरोप लगा कि वहां टेरर फंडिंग हो रहा था। उसका जितना भी एसेट अभी भारत में, वो तो भाग गया भारत से, उसका जितना भी एसेट भारत में है सबको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। पता है कि नहीं तुम लोग को? सारे बिल्डिंग का जो है इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन, ये नाम था, इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन, IRF। अब IRF तुम सर्च मारना गूगल पे, पूरे भारत में IRF के जितने भी जगह थे सब पे छापा मार के सबको अपने कब्जे में ले लिया और वो भाग गया। वो कहां तो भागा, इंडोनेशिया भागा, कहां भागा है, मलेशिया में भागा हुआ है, उस पर केस चल रहा है। अब देखिए कितने एनजीओ ऐसे होते हैं जो बाहर के बाहर से पैसा लेते हैं। अब उस पर आरोप है कि उसने टेरर फंडिंग किया। अब क्या किया है क्या नहीं किया वो जाने, सरकार जाने, मुझे तो नहीं पता। लेकिन ये है, नहीं भागता क्यों नहीं वाला बात नहीं, बहुत लोग इसलिए भी भाग जाते हैं कि मुझे फंसा देगा। अब क्या सच्चाई है, फाइनल डिसीजन आएगा तभी तो बोल पाएंगे। लेकिन जो भी हो, लेकिन आरोप तो लग ही गया। इसलिए तुम लोग बोलता हूं, बार बार समझा रहा हूं, एनजीओ सब के चक्कर में मत पड़ना, ये बड़ा हालत खराब रहता है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लो, सुनो, उसके बहुत सारे बिल्डिंग पकड़ाई, एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं यहां लिखा हुआ है, IRF के बहुत सारे बिल्डिंग है, बहुत बिल्डिंग है, बहुत जमीन है। अब या तो सरकार उसका क्या बने, ट्रस्टी बने, जमीन को बचाता रहे, बिल्डिंग को बचाता रहे, पेंट वेंट करा के ठीक करा, तो उसमें बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। तो क्या सरकार बेच सकती है उसको? लग रहा है कि उसको मैनेज करने के लिए पैसा वैसा नहीं है, अब तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दो, बोलो, तो सरकार उसको बेच भी सकती है। ऐसे ही दाऊद इब्राहिम के बहुत सारे एसेट्स हैं, कहां, मुंबई में, सुना होगा। एक एसेट को बेचना चाहा, कोई खरीदने नहीं आया, कहा खरीद तो लूंगा सरकार से, बाद में मैं कैसे बचूंगा, क्योंकि वो छोड़ेगा थोड़ी, बिक ही नहीं पा रहा सरकार से। तो सरकार ने अब सोचा कि उसमें स्कूल खोल दूंगा या अपना ऑफिस बना लूंगा, तभी होगा, कोई आदमी खरीदेगा तब तो गए भाई। देखा ही वो डी कंपनी वाला कहानी। हेडिंग बोलो। हाँ, अब मैं मुझे बताओ, ये जो लोग एनजीओ हैं, ये ले फॉरेन कंट्रीब्यूशन और दे दे वो 8 लोगों को, चलेगा? नहीं चलेगा। वही बोला है कि ऐसे लोग यहां से है या अपना 9% नेगेटिव यहीं से हुआ है। बहुत लोग ना ये 9% को नहीं पढ़ेंगे, शुरू से नेगेटिव है वो। कोई भी ऐसा आदमी जो रजिस्टर्ड, अभी तुमने देखा था सेक्शन 11-12 में रजिस्टर्ड हुआ था, और जिसको क्या मिला हुआ है, या जिसको क्या मिला हुआ है, याद रखिएगा, इतना होने के बाद आपने क्या ले लिया, फॉर एंड है ना, एंड, ठीक है, याद रख लीजिएगा, आपने लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप रजिस्टर्ड हैं, आपको प्रायर अप्रूवल मिल चुका है, आपने लिया, कोई दिक्कत नहीं है।
पर वो अब किसी ऐसे को मत देना जो प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड कितने लोग हैं बोलो? 8 लोग, उनको मत देना। मतलब तुम अपने लिए लो, अपने काम के लिए लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उन 8 लोगों को मत देना। बात समझ में आएगी नहीं आई पहले बताओ। यहां लिखा ना नो पर्सन शैल ट्रांसफर, इसका मतलब नेगेटिव है ना ये? अरे नेगेटिव लाइन है ना ये, नो पर्सन शैल ट्रांसफर, मतलब ऐसा करेगा नहीं। अच्छा लेकिन एक केस में कर सकता है, बोलो कब? नहीं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल जाए तो फिर उनको भी दे सकता है, वो 8 को भी दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ गया ना? ये सब टिक विक लगा रहे हो ना तुम लोग? पहले जनरल रूल बोल दे रहा हूं, सुनो सुनो, मैं रजिस्टर्ड हूं और मैंने एफसी लिया, एफसी का मतलब फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लिया, तो मैं दे सकता हूं 8 को ना। मैंने प्रायर अप्रूवल लेके लिया था, फिर भी मैं दे सकता हूं ना, क्योंकि अप्रूवल मेरे लिए मिला था। लेकिन अगर मुझे अब देना है उस 8 को, उसके लिए अलग से परमिशन ले लूं तो फिर दे सकते हैं, तो वही लिखा हो। आगे चले, हेडिंग 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 हेडिंग, इन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। किन पे? कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको पैसे की बहुत जरूरत होती है। तो इनको बोला है कि जिस दिन तुम कैंडिडेट बने, इसको बॉक्स बनाओ, जिस दिन तुम कैंडिडेट बने उससे पीछे 180 दिन चले जाओ। मतलब 180 डेज पीछे जाएंगे तो 6 महीने हुआ, और 6 महीने हुआ ना, यही वो समय होगा जहां पर ये अपना पैसा अरेंज कर रहा होगा इलेक्शन में खड़ा होने के लिए। नहीं समझे? ठीक है जी। आपको अब सरकार को इंटीमेशन देना पड़ेगा, है ना? और इंटीमेशन में क्या क्या आप बताएंगे? पहला, कितना पैसा तुम्हें मिला फॉरेन कंट्रीब्यूशन के नाम पे, कहां से मिला, कैसे मिला, जो मिला उसको कहां, किस पर्पस के लिए, कैसे तुमने खर्च किया। बात समझ में आ गया? तो जल्दी बताइए। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन को जानकारी देनी है ये 4 बातों पे, 1 2 3 4। तुम 1 2 3 4 टिक लगा लो ना तुम लोग अपने बुक में, लगा दिया 1 2 3 4 लिख लिया ऐसे, ठीक है? अच्छा, ये जिंदगी भर का हिसाब किताब देना है या पिछले 180 दिन का? पिछले 180 दिन का बस हिसाब किताब देना है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि 180 दिन से पीछे चले जाओ तो खुद ही नहीं मालूम होगा इलेक्शन में खड़ा हो रहा है कि नहीं। 180 दिन 6 महीना बहुत होता है यार। तो पिछले 6 महीने में आपको अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है तो कहां से मिला, कितना मिला, कैसे मिला, कहां खर्च किया, ये सब बताना पड़ेगा। अच्छा नहीं मिला तो लिख देना इंटीमेशन में, नो फॉरेन कंट्रीब्यूशन, नील, बस। पर इंटीमेशन तो देना ही पड़ेगा। हाँ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन खत्म, फॉरेन कंट्रीब्यूशन खत्म। अब क्या बच गया हमारे लिए? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बच गया। तो चलिए फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के लिए जरा देखिए क्या क्या लिखा। पहला लिखा है, पहले तो नो कर दिया, पहले तो क्या कर दिया? नो कर दिया, नो, लेकिन नीचे लिख दिया विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब तुमने देखा था कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन था उसमें 3 वर्ड आता था, प्रोहिबिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल और इंटीमेशन। जैसे कैंडिडेट फॉर इलेक्शन के लिए इंटीमेशन था, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल भी आया था, किन के लिए? जो एनजीओ सब थे, और प्रोहिबिशन 8 लोगों के लिए, याद है 8 लोगों के लिए प्रोहिबिशन था। लेकिन इनके लिए प्रोहिबिशन कहीं नहीं है, इनका सिर्फ स्टार्ट होगा अप्रूवल वाला और इंटीमेशन वाला, बस। इसलिए मैंने बोला था सब मिला के 5 होते। चलिए, मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेचर, वही एमपी एमएलए, ऑफिस बेयरर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। अब बोलो पॉलिटिकल पार्टी यहां क्यों नहीं लिखा गया? पूरी बिल्डिंग उठ के जाएगी वहां पर आदर सत्कार करवाने के लिए, कि लोग ही जाएंगे? तो पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस बेयरर या जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, इसको थोड़ा ना बढ़ा लेना, तुम्हें थोड़ा कम लिखा हुआ हो, या कोई ऐसा एम्प्लॉय ऐसे कॉर्पोरेशन का, ऐसे बॉडी का जिसका कंट्रोल किसके पास है? सरकार के पास है। तो याद रखिएगा कितने हो गए? एमपी एमएलए, पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस बेयरर, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट या एम्प्लॉय, सरकारी एम्प्लॉय, ये सब याद रखिएगा। ये जब भी किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे हुए ये कोई भी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है? अगर इनको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेना है तो उसके लिए पहले उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? लेकिन एक केस में चलेगा बिना अप्रूवल के भी, ये इमरजेंसी में कोई मेडिकल एड लेना पड़ गया, एड का मतलब हेल्प। जैसे वहां पे कोई मंत्री साहब गए,
ऐसे अपने पैसे से रह रहे थे होटल में, तो एक हार्ट अटैक आया, तो हार्ट अटैक आया तो वहां का हॉस्पिटल वाला सब ले गया, पता चला ये तो भारत के मंत्री हैं, तो उनका मुफ्त में इलाज कर दिया उस समय। तो ये चलेगा कि प्लान करके तो नहीं था, ये इमरजेंसी था। इमरजेंसी में अगर आपको हॉस्पिटैलिटी मिल गई तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोवाइडेड उसके लिए भी बोला है कि जब 1 महीने के अंदर अब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट कर देना पड़ेगा। क्या कर देना पड़ेगा? इंटीमेट कर देना पड़ेगा। दोनों को ऐसे बॉक्स बना लो, ठीक है। तो चलिए, प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल मत लेना, बस इंटीमेशन दे देना। क्या दे देना? इंटीमेशन दे देना। तो देखो 2 वर्ड आ गए, प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल और दूसरा क्या आ गया? इंटीमेशन। अगर इमरजेंसी वाला केस है तो इंटीमेशन से ही काम चल जाएगा। इंटीमेशन कितने दिन में दे देना है? 1 महीने के अंदर देना। पहले इलाज करवा लीजिए और 1 महीने के अंदर इंटीमेशन दे दीजिए। क्योंकि मालूम चला हार्ट अटैक आया तो कैसे परमिशन लेगा? परमिशन वो कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेने गया उधर, तो इधर का परमिशन कट जाएगा उसका। अगला हेडिंग, बस लास्ट एकदम पूरा पढ़ो, जल्दी पढ़ो पूरा। कुछ नहीं, 5 जो 5 इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है वही 5 के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल्स बना सकता है। क्या बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकता है। तुम्हें याद होगा, देखना यहां देखना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ प्रोहिबिशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ प्रायर परमिशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ इंटीमेशन। ये 3 लाइन हो गया। याद रखने का तरीका यही होता है। अब बच गया क्या? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। तो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ प्रायर परमिशन, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ इंटीमेशन, बस यही तो लिखा है। 3 तो 5 नहीं हो गया। फॉरेन कंट्रीब्यूशन में कितने वर्ड? 3। बोलो क्या क्या? प्रोहिबिशन, प्रायर, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, इंटीमेशन। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी पे प्रायर, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल और इंटीमेशन। तो ये 5 चीजों पे वो उसको रेगुलेट कर सकता है बाय मेकिंग द रूल्स, बाय मेकिंग द रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल ही तो बनाता है। इसी के साथ एक छोटा सा चैप्टर हो गया KHATAM खत्म। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगा अगली क्लास में। और जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार, कोरोना से बचिए।